हेलो हेलो हेलो। बेटा आई एम ऑडिबल। हेलो हेलो। आई एम ऑडिबल विजिबल। हाँ। साउंड बताओ, साउंड कैसी आ रही है? साउंड परफेक्ट आ रही है? साउंड परफेक्ट आ रही है या नहीं? गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। अनुराग, सबसे पहले गुड आफ्टरनून भाई अनुराग ने किया, ठीक है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हाँ, वॉइस परफेक्ट है क्या? थोड़ा सा उसको आज माइक अलग है। हेलो हेलो हेलो। हाँ, अब ठीक आनी चाहिए। हाँ, वॉइस बताओ, वॉइस परफेक्ट है या नहीं? अब वॉइस बताओ परफेक्ट है या नहीं? नमस्ते। ऑल गुड, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज चैप्टर का एंड होना है, 9 नंबर चैप्टर है। आज के बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीक से बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। बायोटेक का मैंने बता दिया है। पहले चैप्टर में 4 लेक्चर, दूसरे चैप्टर में 3 लेक्चर और इवोल्यूशन 5 लेक्चर। आपका सिलेबस एंड क्लियर है? हाँ। तो आज का टारगेट ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज, लास्ट इसका पार्ट है इस पूरे चैप्टर का, ठीक है। यहां चैप्टर आकर के आपका एंड हो जाएगा। फ्लो डायग्राम मैं पहले से बना दिए हैं, कल आपको मिल गए होंगे, ठीक है। स्लाइड में इसलिए मैंने छोड़ दिए थे जिससे कि आप लिख लो, घर जाकर के थोड़ा सा लिख लिया होगा आपने इन सारे डायग्राम्स को, ठीक है। ऑल परफेक्ट। तो आज एक एक चीज मैं आपको याद करा दूंगा, बहुत क्लियर कट तरीके से समझा दूंगा जिससे कि एकदम यहां पर सेट हो जाए सारी ड्रग्स, ठीक है। ड्रग्स को थोड़ा सा मैंने एक अलग वे में, किताबों में नहीं होता है इस तरीके का जो मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि किताबों से हटके मैंने बनाया है, ठीक है। मतलब बहुत सारी किताबें समझ के तो मैंने क्या चीज बच्चे को बताई है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, जिससे ड्रग्स से रिलेटेड एकदम कंसेप्ट उसका बेस्ट हो जाए, ठीक है। तो या मैंने अपने हिसाब से क्लासिफिकेशन किया है, किताबों में नहीं होता, मैं पहले बोल रहा हूं अपने हिसाब से क्लासिफिकेशन किया है। 1 मिनट, 1 मिनट, ठीक है। इसको नोट करना होगा आपको पहले तो, ठीक है। यहां ड्रग्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया है मैंने, 1 मिनट नोट करो उसको, 1 मिनट, ठीक है। हेलो हेलो। 1 मिनट। हेलो हेलो। हाँ, ठीक है।
हाँ अब बताओ, साउंड परफेक्ट है? हाँ, अरे कहाँ गया, ठीक है। देखो यहां ड्रग्स की बात चल रही है। ड्रग्स को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, साइकोट्रोपिक एंड साइकेडेलिक। यहां से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा समझना मेरी बात, टोटल समझने वाला है, ठीक है। ड्रग्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। साइकोट्रोपिक वो होते हैं, समझो, जो मूड को अल्टर कर दे, जो आपके ब्रेन को अल्टर कर दे, वो साइकोट्रोपिक है। साइकेडेलिक क्या होते हैं? साइकेडेलिक की अगर बात करते हैं, जो हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट दिखाते हैं। समझते हो हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट? ठीक है। हेलुसिनोजेनिक का मतलब होता है जहां आपने एक के चार देखे आपको, ठीक है। आपने कोई चीज इंटेक की और आपको जैसे भांग खाई, आपने भांग खाने के बाद आपको एक के चार दिखते हैं, ये हेलुसिनोजन है, ठीक है। आपको जो चीज नहीं है वो भी दिख रही है, समझ रहे हो? ये हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट है। बफर हो रहा है, वॉइस क्रैक, अरे यार क्या चक्कर है ये। अब बताओ वॉइस परफेक्ट है या नहीं यार? वॉइस परफेक्ट है नहीं? वॉइस का मुझे बताओ, ठीक है। बफर तो नहीं हो रहा अब? वॉइस क्रैक, वॉइस क्रैक, अरे यार एक रिफ्रेश करता हूं मैं एक बार, ठीक है। हाँ आप बताओ, लैग तो नहीं हो रहा? आप बताओ लैग तो नहीं हो रहा? हेलो हेलो यार, आप बताओ वॉइस परफेक्ट है या नहीं? ओके ठीक है, अब सही है सर जी, ठीक है ठीक है ठीक है। माइक थोड़ा नीचे कर दिया है मैंने, ठीक है। अब यहाँ रिफ्रेश भी कर दिया है मैंने एक बार आप भी रिफ्रेश कर लेना, ठीक है। हाँ अब ठीक है। अब हम बात करते हैं भाई, ड्रग को दो पार्ट में डिवाइड किया, साइकोट्रोपिक और साइकेडेलिक। साइकेडेलिक वो होते हैं जिनको हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट बोलते हैं, कहते हैं ना, भांग जैसे शिव जी पे चढ़ाई जाती है, ग्रीन लीव्स होती हैं, ठीक है। और इसका मतलब लोग प्रसाद भी बांटते हैं, ठीक है। तो भांग के गोले, होली होली जब आता है फेस्टिवल, तब भांग के गोले लोग ठंडाई में मिला के पीते हैं और लोग झूमते हैं उसको पी करके। जो सोचते हैं वो दिखना चालू हो जाता है, ठीक है। आप समझ रहे हो? जैसा आप थॉट प्रोसेस लाओगे वो चीज दिखेगी आपको। तो भांग इसलिए लोग खाते हैं, ठीक है। सर बहुत भारी हो जाता है भांग खाने से, तो वो हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट दिखाती है। हेलुसिनोजेनिक का मतलब है जैसा आप सोचते हो वो चीज दिखना चालू हो जाती है, ठीक है। जैसे आपको प्यास लगी है और आप किसी डेजर्ट में जा रहे हो, तो आपको पानी दिखना चालू हो जाएगा डेजर्ट में भी, ठीक है। समझ रहे हो? ये हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट है। हेलुसिनोजन जो सोच रहे हैं वो दिखना चालू हो गया, ठीक है। जैसा आप सोचते हो वो चीज आपकी दिखना चालू हो गई, ठीक है। ये हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट है। समझ पा रहे हो? यस या नो? भगवान नहीं खाते, ठीक है। लोग प्रसाद चढ़ाते हैं, लोग इंसान है, इंसान कुछ भी कर सकता है, ठीक है। इंसान तो, समझ रहे हो? चलो छोड़ो, ठीक है। अब यहां आ जाओ, ठीक है। भगवान भी भांग खाते हैं, बहुत सही, ठीक है। समझ रहे हो? इंसान अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग सब चीजें मोल्ड कर लेता है, अपने हिसाब से नियम बना लेता है, ठीक है। समझ रहे हो? हाँ। तो सीधी सी बात है, अब यहां आ जाओ। तो अगर मैं बात करता हूं ऐसी ड्रग जिसमें आप अपने होश और हवास में हो, मतलब आपका सिर्फ मूड चेंज हो रहा है, आपका मूड अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, मूड चेंज हो रहा है, जो आपको हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट ना दिखाए, आपकी बुद्धि को आपके कंट्रोल में रखे पर अच्छा फील कराए, ठीक है, वो मूड अल्टरिंग ड्रग होते हैं, ठीक है। मूड अल्टरिंग ड्रग साइकोट्रोपिक। और साइकेडेलिक, साइकेडेलिक जो आपके मतलब ब्रेन के अंदर भ्रम पैदा कर दे, भ्रम, समझ रहे हो? दृष्टि भ्रम कहते हैं उसको, वो साइकेडेलिक है। तो ऐसे एक टर्म याद रखना, साइकोट्रोपिक और साइकेडेलिक। तो मैंने लिख भी दिया इसीलिए, साइकोट्रोपिक जो होते हैं, ठीक है, ये मूड अल्टरिंग ड्रग होते हैं, और साइकेडेलिक जो होते हैं वो हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट दिखाते हैं। हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट मतलब दृष्टि भ्रम क्रिएट कर देना, ठीक है, चीज को भ्रमित करना, एक के चार देखना, ठीक है, वो है हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट। एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं थोड़े से जो आपको डिटेल में पढ़ने हैं, एनसीईआरटी में दे रखे हैं। एनसीईआरटी ने ट्रैंकुलाइजर दे रखा है, साइकोट्रोपिक में आएगा। एनसीईआरटी ने ओपियोइड्स दे रखे, साइकोट्रोपिक में आएगा। एनसीईआरटी ने स्टिमुलेंट्स दे रखे हैं, साइकोट्रोपिक में आएंगे। तो एनसीईआरटी में तीन चीजें दे रखी हैं। एक बच्चा लिख रहा था कैंसर आउट ऑफ एनसीईआरटी है, ठीक है। उस बच्चे को मैं बता दूं कि बेटा एक बार
ठीक है। कैंसर बहुत मतलब एक वो चीज है जो कि मतलब नीट वाले क्या जो भी अप्लाइड हैं वो उस पर बहुत फोकस कर रहे हैं। अगर आप लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन लगाओगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि मैंने क्या कराया है और क्या जरूरत है, ठीक है। अपने आप समझ में आ जाएगा कैंसर के केस में, ठीक है। तो ट्रैंकुलाइजर, ओपियोइड्स, स्टिमुलेंट्स 3 आएंगे आपके साइकोट्रोपिक में। साइकेडेलिक जो हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट दिखाते हैं, इसमें कैनाबिनॉइड्स कराने वाला हूं, धतूरा, ठीक है, एट्रोपा, बेलेडोना और एलएसडी। एलएसडी बहुत कीमती होती है और मार्केट में इसकी तस्करी भी होती है, ठीक है, स्मगलिंग भी होती है इसकी, ठीक है। तो ये आपको पढ़ने हैं डिटेल में, फिर से बोल दे रहा हूं, ट्रैंकुलाइजर, ओपियोइड्स, स्टिमुलेंट्स और इसके अंदर आएगा कैनाबिनॉइड्स, धतूरा, एट्रोपा, बेलेडोना और एलएसडी जो एक सिंथेटिक फॉर्म है एलएसडी। क्लियर है बिल्कुल। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा, बताओ इसमें से साइकोट्रोपिक कौन है, साइकेडेलिक कौन है, कौन हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट दिखा रहा है और कौन, ठीक है, मूड अल्टरिंग का काम कर रहा है। एक आध क्वेश्चन तो आपको ही कंसेप्ट से मिल जाएंगे। अब एक एक करके हम लेके चलेंगे। पहले मैं ट्रैंकुलाइजर कराऊंगा, फिर ओपियोइड्स कराऊंगा, फिर स्टिमुलेंट्स कराऊंगा, एक पार्ट खत्म हो जाएगा। ऐसी सेकंड पार्ट पे टारगेट करेंगे। कैनाबिनॉइड्स मिलनी दे रखी है, धतूरा का डायग्राम दे रखा है और बेलेडोना बस एक लाइन दे रखी है, एलएसडी एक लाइन दे रखी है, तो इनके बारे में डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है। तो ये तो क्लियर हो गया कौन से साइकोट्रोपिक हैं और कौन से साइकेडेलिक हैं। साइकोट्रोपिक जो मूड को अल्टर करते हैं, साइकेडेलिक जो दृष्टि भ्रम पैदा करे, यानी आपको भ्रमित करे, एक के 4 दिखाए, हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट दिखाए, वो साइकेडेलिक है, ठीक है। चलो अब मैं एक एक करके स्टार्ट कर रहा हूं। पहले मैं बात करूंगा ट्रैंकुलाइजर। ट्रैंकुलाइजर जो ट्रैंकुलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ट्रैंकुलाइजर विच रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैंक्युलिटी, ट्रैंकुलाइजर विच रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैंक्युलिटी, ये ट्रैंकुलाइजर है। क्लियर है, ये है ट्रैंक्युलाइजर। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ट्रैंक्युलिटी। अब क्या होती है ट्रैंक्युलिटी, क्या करते हैं ट्रैंकुलाइजर, समझो। ये टर्म कहां से आया, ये टर्म आया ट्रैंकुलाइजर का बौद्ध धर्म से। जो बौद्ध होते हैं वो रिलैक्स रहते हैं, वो मेडिटेशन बहुत ज्यादा करते हैं, वो मतलब समझ रहे हो, उसी में आनंद लेते हैं, ठीक है। मतलब देखा होगा ना, ध्यान में बैठे हुए हैं और एकदम पूरा ध्यान मग्न है, ऊपर पूरा फोकस है, ठीक है, तो उससे आनंद लेते हैं। यूफोरिएंट मतलब एकदम बेहतरीन एहसास, ठीक है। तो ट्रैंकुलाइजर जो आपको ट्रैंकुलिटी जैसा एहसास कराए, तो जो नाम आया ना ट्रैंकुलाइजर, वो वहीं से आया, ठीक है। बौद्ध जो ध्यान और मेडिटेशन करते हैं और उसी में आनंद प्राप्ति करते हैं, तो ऐसे ड्रग जो आपको, समझ रहे हो, आनंद की प्राप्ति कराए, समझना मेरी बात, ऐसे ड्रग जो आपको आनंद की प्राप्ति कराए, ऐसे ड्रग जो आपके मूड को अल्टर कर दे, ठीक है, ऐसे ड्रग जो ट्रैंकुलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है, यूफोरिएंट होते हैं, ठीक है, तो वो ट्रैंकुलाइजर है। क्लियर है। एक तरीके से आप उस अवस्था में चले जाते हो जिसमें मतलब कहते हैं ध्यान की अवस्था में चले गए, समझ रहे हो, या कह सकते हो आप इसको एनेस्थेटिक भी कह सकते हो, एनेस्थीसिया वाला कंडीशन, ठीक है, समझ रहे हो, आप सोए नहीं हो, समझ रहे हो, पर एनेस्थेटिक वाली कंडीशन है, तो उस वहीं से टर्म लिया ट्रैंकुलाइजर। तो एक्चुअल में पहले पुराने टाइम पर इनको एनेस्थीसिया के फॉर्म में भी दिया जाता था, एनेस्थेटिक है, मतलब आपको समझ रहे हो ना, एक दुनिया से दूसरी दुनिया में लेके चले जाएंगे, एनेस्थेटिक, ठीक है। डिप्रेजेंट भी है, एनेस्थेटिक का मतलब है कहीं ना कहीं आप रिलैक्स हो रहे हो, बहुत रिलैक्स, आपको रिलैक्स करते हैं, समझ रहे हो, आपको एकदम रिलैक्स। अब रिलैक्स हो गए का मतलब है कहीं ना कहीं आपकी रेट ऑफ ब्रीदिंग कम हो जाएगी, आपकी हार्ट बीट कम हो जाएगी, आपके बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनके जो फंक्शन करने की जो सिस्टम है वो कम होता चला जाएगा, ठीक है। यही है ट्रैंकुलाइजर, ठीक है। इसलिए ये एक तरीके से डिप्रेजेंट का मतलब है जब आप डिप्रेस कंडीशन में होते हो ना, तो आपके बॉडी के सिस्टम एकदम वीक पड़ जाते हैं, स्लो हो जाते हैं। तो एक्चुअल में ये ड्रग एनेस्थेटिक है, आपके ब्रेन को एकदम शांत कर देते हैं, एनेस्थीसिया वाला काम कर देते हैं। इतना ही नहीं, आपके बॉडी ऑर्गन को धीमा कर देते हैं, एक तरीके से कह सकते हो आप डिप्रेजेंट का काम कर रहे हैं, रिलैक्स कर देते हैं आपको, ठीक है। और स्लीपिंग ड्रग भी बोल सकते हो, अगर इनका अमाउंट ज्यादा दे दिया तो आपको सुला देंगे, शांत कर देंगे, सुला देंगे, ठीक है, इसलिए इनको स्लीपिंग ड्रग भी बोल सकते हो, ठीक है। और यूफोरिएंट होते हैं, यूफोरिएंट का मतलब है अच्छा सा एहसास दिलाते हैं और ट्रैंकुलिटी बढ़ाते हैं, ट्रैंकुलिटी, इंक्रीज ट्रैंकुलिटी, ठीक है, कामनेस, रिलैक्सेशन, इसको बढ़ाने का काम करते हैं। कभी देखा ना आपने, जैसे आपने मूवी देखी होगी, ठीक है, गॉडजिला या जुरासिक पार्क, तो उन बड़े बड़े डायनासोर्स के लिए वो इंजेक्शन रखते थे, उस इंजेक्शन में एक लिक्विड होता था, उसको हम ट्रैंकुलाइजर बोलते हैं, या कोई एनिमल
देखा होगा जू के अंदर उसको ट्रीटमेंट करना, दूर से ट्रैंकुलाइजर लगाए जाते हैं, उसको इंजेक्शन की एक, समझ रहे हो ना, एक फायरिंग करके उनको इंजेक्ट किया जाता है, जिससे कि वो ट्रैंकुलिटी वाली कंडीशन में चले जाते हैं, सो जाते हैं, और इससे इजीली आप उनका ट्रीटमेंट कर सकते हो। या कोई इंसान पागल हो जाता है, कहता है मैं पागल नहीं हूं, मैं पागल नहीं हूं, 4 लोग उसको पकड़े हुए हैं, तो पीछे से कोई एक आता है और इंजेक्शन लगा देता है और वो रिलैक्स होकर के सो जाता है, वो ट्रैंकुलाइजर्स होते हैं। ट्रैंकुलाइजर जो, या कोई ऐसा इंसान है जो कोई ट्रेजेडी जिसके संग कोई हुई हो, ठीक है, वो सो नहीं रहा है कई दिनों से, तो उसकी डेथ हो जाएगी ऐसी कंडीशन में, तो डॉक्टर ट्रैंकुलाइजर देते हैं जिससे कि उसको सुलाया जा सके, ठीक है, जो उसके सोचने की क्षमता को कम कर दे, क्योंकि उसमें दिमाग अगर सोचता रहेगा तो ब्रेन हैमरेज, क्लॉट, इंटरनल ब्लीडिंग कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा उसके, समझ रहे हो, उसके हार्ट बीट, बॉडी के सारे सिस्टम एकदम रिलैक्स हो जाएंगे, इससे उसको नींद आ पाए, ठीक है, क्योंकि डिप्रेजेंट है। तो ऐसे केस के अंदर आप ट्रैंकुलाइजर दोगे, तो समझ रहे हो ना, जो ट्रैंकुलाइजर होते हैं वो एनेस्थेटिक होते हैं, ध्यान रखना है आपको। जो ट्रैंकुलाइजर होते हैं वो डिप्रेजेंट होते हैं, आपको रिलैक्स करते हैं, ब्रेन को साथ साथ आपकी बॉडी को भी रिलैक्स करते हैं। अगर इनका पर्टिकुलर अमाउंट सही सलामत दे दिया गया तो अच्छे से सुला देते हैं आपको, स्लीपिंग ड्रग भी बोल सकते हो उनको, ठीक है। ये ट्रैंकुलिटी को बढ़ाते हैं, कामनेस, ट्रैंकुलिटी का मतलब होता है कामनेस, रिलैक्सेशन, इसको बढ़ाने का काम करते हैं, वो ट्रैंकुलाइजर है, समझ रहे हो। ये बेसिक प्रॉपर्टी लिख दी है मैंने। एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दे रखा है बेंजोडायाजेपैन, बेंजोडायाजेपैन, और एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको वेलम भी बोलते हैं, सिंपल। बताओ इनमें से वेलम कौन है, ठीक है, तो वेलम का मतलब है बेंजोडायाजेपैन, एम्स में पूछा गया है, ठीक है, तो मैंने लिख दिया, बाई चांस कोई पूछ ले तो पता तो होना चाहिए, बेंजोडायाजेपैन को ही हम वेलम बोलते हैं। और दूसरा होता है बारबीट्यूरेट, ये मार्केट में अवेलेबल है, एनसीईआरटी ने इनके एग्जांपल की मतलब डिस्कशन किया है, पर एनसीईआरटी ने स्कैटर्ड फॉर्म में किया है, एक बात यहां की है तो दूसरी बात 2 पेज आगे की है, आगे पीछे की है, तो बच्चा उसको कनेक्ट नहीं कर पाता, इसलिए कभी समझ में नहीं आता। जूलॉजी को इजी करने का मेन पर्पस यही था कि हर चीज को कनेक्ट किया है, यहां पर जो चीजें आ गई उसको पहले लेकर के आए, पूरे हर चैप्टर में मैंने कनेक्टिविटी बिठाई है, और ऐसी कनेक्टिविटी बिठाई है कि आज की डेट के अंदर जो मैं देख रहा हूं, ठीक है, नई जनरेशन को, तो वो कह रहे हैं सर जूलॉजी में कनेक्टिविटी इतनी बेहतरीन है कि अगर हमें पढ़ाने का मौका मिलेगा तो हम जूलॉजी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो जूलॉजी पढ़ाने वालों का नंबर ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि वो उनको लगता है कि सब चीजें कनेक्टेड है, आपने सब चीजें एकदम बढ़िया तरीके से, बेहतर तरीके से कनेक्ट कर दी है, तो अब इजीली बच्चे को समझाया जा सकता है, समझ में आ भी रहा है आपको, ठीक है। तो बेंजोडायजेपिन और सब एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है, जहां जरूरत पड़ी है मुझे, जो क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटीज हैं, जूलॉजी में आउट ऑफ एनसीईआरटी 4 क्वेश्चन हर साल आते हैं, मान के चलो, ठीक है, कंसेप्चुअल होते हैं, थोड़ा बहुत कंसेप्चुअल बैठते हैं, तो वो जहां मुझे जरूरत है वहां मैंने 1-8% करा दिया है, बाद बाकी का टोटल एनसीईआरटी अरेंजमेंट की फॉर्म में। बेंजोडायजेपिन और बारबीट्यूरेट, और इनको बेंजोडायजेपिन को वेलम भी बोलते हैं, कहां पर यूज कर रहे हो इनको, कहां यूज करोगे भाई, स्लीपिंग ड्रग है, ये एनास्थेटिक है, ये डिप्रेजेंट है, आपको रिलैक्स करती है, तो कहां पर यूज करोगे इसको, ठीक है भाई। कोई एंजाइटी का शिकार हो, एंजाइटी का मतलब है जो डर, भय, चिंता, टेंशन, कोई ट्रेजेडी हो गई उसके साथ, तो ऐसे लोगों को आपको एंजाइटी के केस में आपको यूज करना पड़ेगा बेंजोडायजेपिन, ठीक है। इंसोम्निया, ठीक है, इंसोम्निया, नींद ना आना, किसी को नींद ही नहीं आ रही है, परेशान है, नींद नहीं आएगी तो उसका ब्रेन काम नहीं करेगा, तो आपको उसको ट्रैंकुलाइजर देने पड़ेंगे, लो डोज, हल्की डोज, ठीक है, तो ट्रैंकुलाइजर दोगे। आपने एक मूवी देखी होगी भूल भुलैया, विद्या बालन और अजय देवगन उसमें रहा है हीरो, देखा होगा ना भूल भुलैया। हाँ, भूल भुलैया देखिए, नहीं देखी है? भूल भुलैया मूवी देखी है, नहीं देखी है? यस या नो? देखिए, चलो, हाँ देखिए। तो भूल भुलैया में विद्या बालन का एक किरदार है, तो उसने मंजोलिका का किरदार निभाया है। मंजोलिका कौन है? यहां मंजोलिका एक रानी है, ठीक है, और एक राजा था जिसने उसके संग बहुत अत्याचार किए थे, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो उसका एक नॉवेल है, ये विद्या बालन उस मंजोलिका और उस राजा के उस नॉवेल को पढ़ती है, और इस हद तक पढ़ती है, इतना डीपली पढ़ती है कि उसको फील होना चालू हो जाता है कि मंजोलिका के संग गलत हुआ, और वो मंजोलिका के किरदार में खुद को अपने को एंटर करा लेती है। समझना, ये बहुत सीरियस चीजें होती हैं। और जब मंजोलिका के किरदार में अपने को एंटर करा लेती है, समझना, और तो अपना को फील करती है मैं मंजोलिका हूं, और अगर वो राजा मेरे सामने आएगा तो मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगी, ठीक है, मैं अपना बदला लूंगी, रिवेंज लूंगी, ठीक है। तो वो फील उसके अंदर आ जाता है, इसलिए वो डांस करती है, वो मंजोलिका के किरदार में डूब जाती है, ठीक है। और इस तरीके के डिसऑर्डर को हम साइजोफ्रीनिया बोलते हैं, जब आप किसी और के किरदार में डूब जाते हो, समझ रहे हो ना मेरी बात।
तो ऐसे लोग सीरियल किलर भी बन सकते हैं, ऐसे लोग अगर अच्छे के किरदार में डूबोगे तो अच्छे इंसान ही बन सकते हो, ठीक है, पर ऐसा बहुत कम होता है, ठीक है। लोग नेगेटिव बहुत जल्दी हो जाते हैं, कंपैरेटिव पॉजिटिव। तो आप अगर किसी के किरदार में बिल्कुल डूब जाते हो तो उसको साइजोफ्रीनिया बोलेंगे, ठीक है। आपके अंदर वही फीलिंग आना चालू हो जाती है जो मंजुलिका की थी, आप मंजुलिका की तरह बिहेव करना चालू कर देते हो, आप ही नहीं, आपका बॉडी परफॉर्मेंस भी वैसा ही हो जाता है, ठीक है। देखा होगा ना, उसने अचानक से एक हाथ से पूरा पलंग उठा लिया था, आपको लगा होगा उसमें भूत आ गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। एक्चुअल में इतना इंसान खुद ही बहुत पावरफुल है, ठीक है। इंसान खुद ही इतना पावरफुल है, इंसान दूसरों को बेवकूफ बना भी सकता है और खुद बेवकूफ बन भी सकता है, ठीक है। मतलब असीम पावर है इंसान के पास, मैं सच कह रहा हूं, ठीक है। तो समझना मेरी बात, साइजोफ्रीनिया का केस बता रहा हूं मैं। तो उसमें अजय देवगन ने बोला भी है गुरुजी से, गुरुजी जो केस है ये साइजोफ्रीनिया केस है, इट इज अ ड्वेल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। 24 घंटे में कुछ घंटे ऐसे होते हैं वो अपनी पर्सनैलिटी जीती है, और कुछ घंटे ऐसे होते हैं वो मंजुलिका की पर्सनैलिटी जीती है, ठीक है। और जब मंजुलिका की पर्सनैलिटी जीती है तो उसमें मंजुलिका किरदार आ जाता है जो डांस करती है, ठीक है, घुंघरू पहन करके, और उसमें वही पावर आ जाती है, मतलब फील करती है ना वो पावर, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो वो चीज एक्चुअल में रियलिटी में होती है, मजाक में समझना उसको, ठीक है। और इस तरीके के रोग को हम साइजोफ्रीनिया बोलते हैं। तो ऐसे लोगों को ट्रीट करने के लिए एक ही तरीका है भाई, ठीक है, ट्रैंकुलाइजर लगा दो आप, ठीक है, और कोई तरीका ही नहीं है। तो रिलैक्स करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो ब्रेन से रिलैक्स नहीं है, ब्रेन से हाइपर एग्रेसिव हो रखे हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा दो जिससे कि उनकी बॉडी रिलैक्स हो जाए, तो ट्रैंकुलाइजर लगाने पड़ेंगे, ठीक है। नहीं तो वो दिमाग में चलती रहेंगी और वो चीजें वो जीते रहेंगे, ड्वेल पर्सनैलिटी वाले डिसऑर्डर में चले जाएंगे। इसको साइजोफ्रीनिया बोलते हैं। साइजोफ्रीनिया के केस में भी आपको ये देना पड़ेगा। काम कैसे करते हैं ये सारे के सारे ट्रैंकुलाइजर? तो ट्रैंकुलाइजर आपकी बॉडी को रिलैक्स करा रहे हैं, आपके ब्रेन को रिलैक्स करा रहे हैं, इसीलिए ये ब्रेन के अंदर गाबा के लेवल को बढ़ा देते हैं। और गाबा आप जानते हो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, तो ब्रेन के अंदर गाबा के लेवल को बढ़ा देते हैं जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। जब गाबा बहुत ज्यादा ब्रेन में बढ़ जाएगा तो आपका ब्रेन एकदम शांत हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा और आप सो जाओगे। ये इसका एक्शन मैकेनिज्म है। तो मैंने दो चीजें बताई हैं बेटा, लास्ट स्लाइड में बताया मैंने, ड्रग्स को क्लासिफाई किया मैंने दो पार्ट के अंदर, ठीक है, एक साइकोट्रोपिक और एक साइकेडेलिक। साइकोट्रोपिक मूड अल्टरिंग ड्रग होते हैं, और साइकेडेलिक हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट दिखाते हैं। अब क्या क्या पढ़ने वाले हो? ट्रैंकुलाइजर, ओपियोइड, स्टिमुलेंट्स। यहां पढ़ने वाले हो कैनाबिनॉइड, धतूरा, ठीक है, एट्रोपा, बेलेडोना और एलएसडी। तो मैं ट्रैंकुलाइजर पहले लेके चल रहा हूं, पहले मैं ट्रैंकुलाइजर लेके चल रहा हूं। ट्रैंकुलाइजर की अगर हम बात करते हैं, ट्रैंकुलाइजर की हम बात करते हैं, आपके सामने आगे ट्रैंकुलाइजर की बेसिक प्रॉपर्टी क्या है? ट्रैंकुलाइजर एनास्थेटिक होते हैं, ठीक है। एनास्थेटिक का मतलब है एकदम तो सुला देने वाले, ठीक है, इसलिए इनको स्लीपिंग ड्रग भी बोल सकते हो। आपकी बॉडी को रिलैक्स करते हैं, आपके ब्रेन को एकदम शांत कर देते हैं, ठीक है। इसीलिए इनको आप डिप्रेजेंट कह सकते हो, जो आपको डिप्रेस्ड वाली कंडीशन में लाते हैं, रिलैक्स कर दे। नहीं मैं इतना डिप्रेस्ड कंडीशन में जा रहा हूं, मेरा बीपी लो हो रहा है, मेरा ब्रीथिंग प्रोसेस लो हो रहा है, मैं मतलब मेरी एनर्जी निकल रही है, मैं डिप्रेस्ड हो रहा हूं, तो ऐसी कंडीशन क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, आपको शांत कर देते हैं। सीधी बात कही जाए, वैसा डिप्रेशन की बात नहीं कर रहा मैं, एग्जाम वाला डिप्रेशन नहीं, ठीक है। तो ट्रैंक्विलिटी बढ़ाते हैं, स्लीपिंग ड्रग होते हैं, डिप्रेजेंट होते हैं, एनेस्थेटिक होते हैं। ये याद रखना, इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। दो एग्जांपल ध्यान रखने, बेंजोडायाजेपिन और बार्बिट्यूरेट, बेंजोडायाजेपिन एंड बार्बिट्यूरेट, ठीक है। अगर बेंजोडायाजेपिन की बात करता हूं, ठीक है, जिसको वेलम बोलते हैं, ये ठीक है, एंजाइटी के केस में आप यूज कर सकते हो, इंसोम्निया के केस में यूज कर सकते हो, साइजोफ्रीनिया के केस में यूज कर सकते हो। एक्शन मैकेनिज्म की बात की जाए तो गाबा, ब्रेन में गाबा के लेवल को बढ़ा देता है, ब्रेन में गाबा के लेवल को ये बढ़ा देता है। समझ में आया नहीं आया? ये तुरंत इफेक्ट करता है बेटा, तुरंत फास्ट इफेक्ट करता है। अब जो आपका टेस्ट आएगा उसमें ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज पूरी आने वाली है, फुल पूरी ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। गाबा की फुल फॉर्म में ऑलरेडी लिखा चुका हूं, नर्वस सिस्टम के अंदर गामा अमाइनो, ठीक है, ब्यूटारिक एसिड। चलो एक बात क्लियर हो गई, ट्रैंकुलाइजर क्या होते हैं, ट्रैंकुलाइजर की प्रॉपर्टी क्या है, ट्रैंकुलाइजर काम कैसे करते हैं, ठीक है। अब नंबर दो बात करेंगे हम ओपियोइड्स। अगर मैं ओपियोइड्स की बात करता हूं, ठीक है, तो नॉर्मल अफीम आप सभी जानते हो, अफीम ओपियोइड्स के बारे में तो आप नॉर्मल जानते ही हो। ओपियोइड्स का मतलब मैं अफीम की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अफीम की अगर बात की जाए तो नॉर्मल इंसान अफीम की खेती नहीं कर सकता, क्योंकि इनको नार्कोटिक्स में रखा गया है, ठीक है। अफीम को नार्कोटिक्स में रखते हैं हम, कहते हैं नार्कोटिक टेस्ट होगा इसका, ठीक है। और नार्कोटिक्स में जो चीज आती है उसकी आप बिना लाइसेंस के उसको आप
उसकी एग्रीकल्चर या उसकी खेती नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो नार्कोटिक्स में आते हैं, ध्यान रखना, जितने भी ओपियोइड्स होते हैं, अफीम होती है, नार्कोटिक्स में आती है। ये भी सेडेटिव होते हैं, सेडेटिव यानी आपको सैड कर देने वाले, ठीक है, आपकी बॉडी को एकदम धीमा रिलैक्स कर देने वाले, इसलिए इनको डिप्रेजेंट भी बोलते हैं, ठीक है। ये डिप्रेजेंट का काम करते हैं, सेडेटिव होते हैं, डिप्रेजेंट होते हैं। पर इनकी एक बहुत खूबी है ओपियोइड्स की, आज की बात नहीं कर रहा, आज के डेट में तो आप ढेर सारे पैरासीटामोल आपके पास है, ठीक है, पेन किलर्स आपके पास हैं, ठीक है, एंटीबायोटिक्स आपके पास हैं, सब कुछ आपके पास है, एनाल्जेसिक बोलते हैं पेन किलर को, ठीक है, एनाल्जेसिक आपके पास है। पर पुराने टाइम पर मैं बात कर रहा हूं, जब राजा महाराजा होते थे, उस समय युद्ध होते थे, तलवारें लगती थी, ठीक है, भाले, तलवारें, गोलियां जो भी थी, लोग मतलब फाइट कर रहे हैं, तो बहुत पेन होता था। तो उस समय क्या होता था, तो वैद्य होते थे, तो वैद्य इसी अफीम, ओपियम, पोपी, अफीम को अपने साथ बैलगाड़ियों में लोड करके युद्ध के मैदानों में ले जाते थे। वहां लड़ाई चल रही है, तो यहां पर वैद्य बड़ी बड़ी ओखलियों के अंदर इस अफीम को कूटा करते थे और इसके, समझ रहे हो, सॉल्यूशन बनाया करते थे। जब सैनिकों को पेन होता था तो इनके सॉल्यूशन पिलाए जाते थे और घाव पर लगाए जाते थे, जहां कट जाते थे वहां पर इसी को लगा दिया जाता था, क्योंकि ये बेहतरीन पेन किलर का काम करता है, बेहतरीन पेन किलर, ठीक है। मार्केट में भी अवेलेबल है, इसके डेरिवेटिव्स आते हैं, ठीक है। जैसे किसी को मान लो बहुत ज्यादा नी पेन है, ठीक है, तो नी पेन जिनको रहता है ना, तो उनको रोज पेन किलर खानी पड़ती है। अगर आप पर डे पेन किलर खाओगे तो बहुत नुकसान होगा, आपकी किडनी को नुकसान होगा, आपके बॉडी के अदर पार्ट्स को नुकसान होगा, ठीक है। पर आपको दर्द सहन नहीं होता, तो जो अच्छे डॉक्टर्स होते हैं ना, तो वो नॉर्मल पेन किलर नहीं लिखते, उनके लिए हम ओपियम, पोपी, ठीक है, या ओपियोइड्स के डेरिवेटिव लिखते हैं, मार्केट में अवेलेबल है। इनके साइड इफेक्ट नहीं होते क्योंकि नेचुरल होते हैं, ठीक है। तो आपको अगर रूटीन पर डे आपको पेन किलर खाना ही है, तो आप इनके डेरिवेटिव्स ले सकते हो, नॉर्मल पेन किलर मत लेना। इसीलिए इनको एनाल्जेसिक की फॉर्म में यूज करते हैं, पेन किलर की तरह युद्धों में बहुत यूज होता था। और यूफोरिएंट तो होते ही हैं, एक अच्छा सा एहसास दिलाते हैं, सुखद एहसास। यूफोरिएंट का मतलब होता है एक प्लेजर वाला एहसास दिलाने वाले, ठीक है, एक अच्छा सा एहसास दिलाने वाले, इसलिए तो लोग इतनी अफीम महंगी बेचते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। तो अभी मैंने बात की ओपियोइड्स, ठीक है। ओपियोइड्स की बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, नार्कोटिक्स होते हैं, ठीक है, ट्रैंकुलर नार्कोटिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। ओपियोइड्स नार्कोटिक्स होते हैं, ये सेडेटिव और डिप्रेजेंट होते ही हैं, ठीक है, ट्रैंकुलर भी होते हैं, सेडेटिव एंड डिप्रेजेंट, ठीक है। ये एनाल्जेसिक होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये कैसे होते हैं, एनाल्जेसिक, पेन किलर, और कोई इतना बढ़िया नहीं होगा पेन किलर, इतने बेहतरीन पेन किलर ये होते हैं, एनाल्जेसिक होते हैं, पेन किलर का काम करते हैं। और यूफोरिएंट होते हैं, आपको अच्छा सा एहसास दिलाते हैं, बेहतरीन, ठीक है। अब किससे आइसोलेट करोगे भाई, अफीम आप जानते हो, ठीक है, पपाइबर, सॉरी अफीम, हाँ, पपाइबर सोमनीफेरम, इसका जो बॉटनिकल नेम होता है पपाइबर सोमनीफेरम, ठीक है। ओपियम, पोपी बोलते हैं सब पपाइबर सोमनीफेरम को। इसकी लेटेक्स, लेटेक्स जो बार्क होती है ना ऊपर की, उसको हटाते हैं। तो महंगे क्यों होता है कि फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स में छोटी सी जो उसकी बार्क होती है, बार्क को छील के हटाया जाता है, उसमें से एल्कलॉइड्स निकाले जाते हैं, ठीक है। इसमें से लगभग 20 एल्कलॉइड्स होते हैं पपाइबर सोमनीफेरम के अंदर, 20 एल्कलॉइड्स होते हैं, जिसका मेन एल्कलॉइड्स मॉर्फिन है, मेन एल्कलॉइड्स मॉर्फिन है, तो उस मॉर्फिन को ही हम निकालते हैं इसमें से, ठीक है। तो अभी दो बातें बताई हैं मैंने, ओपियोइड्स, ओपियोइड्स, अफीम तुरंत दिमाग में आनी चाहिए ओपियोइड्स का नाम आते ही, ठीक है। नार्कोटिक्स होते हैं, सेडेटिव, डिप्रेजेंट होते हैं, समझ रहे हो। पर सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है इनकी, ये बेहतरीन पेन किलर है, एनाल्जेसिक है, और यूफोरिएंट तो होते ही हैं, इसलिए लोग लेते हैं इतना महंगा इसको। इसकी स्मगलिंग होती है बहुत बड़े पैमाने पर, ठीक है, बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत कॉस्टली होते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। तो कहां से निकालते हैं, किस प्लांट से निकालते हैं, आप बोलोगे ओपियम, पोपी या पपाइवर सोमनीफेरम, उससे आइसोलेट करते हैं, ठीक है। इसकी लेटेक्स से आइसोलेट करते हैं, उसमें लगभग 20 एल्कलॉइड्स होते हैं, और मेन एल्कलॉइड्स उसका मॉर्फिन होता है, मॉर्फिन। और जो भी मैं पढ़ाऊंगा मॉर्फिन के डेरिवेटिव्स होते हैं, यानी उसी से निकाले गए सब्सटेंस, उसके व्युत्पन्न कह सकते हो डेरिवेटिव्स को, समझ रहे हो। हाँ, मॉर्फिन, हेरोइन। तो मॉर्फिन की बात कर रहा हूं, अब मॉर्फिन के डेरिवेटिव्स क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, पहले देख लो। अगर मैं मॉर्फिन की बात करता हूं तो मॉर्फिन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, पुरानी एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर अलग है, नई एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर अलग है। तो मॉर्फिन का स्ट्रक्चर अगर आपसे पूछेगा तो ये आपको पता होना चाहिए पहले से ही।
मॉर्फिन का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए पहले से ही, समझ में आया? मॉर्फिन का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। यहां पर आपको पेंटा और हेक्सा रिंग्स दिखेंगे, आपको हेक्सा और पेंटा रिंग्स दिख रहे हैं, ठीक है? तो जहां जिस स्ट्रक्चर में आपको हेक्सा और पेंटा रिंग्स दिख रहे हैं ना, समझ लो मॉर्फिन का स्ट्रक्चर है। हेक्सा रिंग है, हेक्सा रिंग है, हेक्सा रिंग है, पेंटा रिंग है, समझ गए ना मेरी बात? और ये डायग्राम अगर आएगा तो ओपियम पोपी का डायग्राम आप देख लो, इस तरीके से होता है, ये इसका फ्रूट होता है, ठीक है? इसी से इसी से लेटेक्स निकाल लेते हैं, इसी फ्रूट से, उससे हम एल्कलॉइड्स निकालते हैं। और कौन सा एल्कलॉइड्स निकालते हैं इसके अंदर से? भाई 20 एल्कलॉइड्स होते हैं, पर मेन एल्कलॉइड्स कौन सा होता है? मॉर्फिन, ठीक है? एक मूवी आई थी मैट्रिक्स, उसमें मॉर्फस था, मॉर्फस, पता है आपको? मॉर्फस, तो कहीं ना कहीं मॉर्फिन से कनेक्ट किया है उसको, ठीक है? बहुत गजब मूवी है, ठीक है? मैट्रिक्स। सेडेटिव जो आपको सैड कर दे, डिप्रेजेंट जो आपको डिप्रेस कर दे, ठीक है? मतलब इनडायरेक्टली कहने का मतलब है यहां ब्रेन से डिप्रेस नहीं कर रहा, ब्रेन से सैड नहीं कर रहा, सोचने से नहीं, आपके बॉडी के ऑर्गन को मतलब धीमा कर दे रहा है, जिससे कि आप सो पाओ, ठीक है? आप रिलैक्स हो पाओ। लोग क्यों लेते हैं? सब रिलैक्स होने के लिए लेते हैं, ठीक है? समझ रहे हो यार? दुनिया अजीब सी है, तुम ये चीज देखोगे समझोगे आगे जाकर के, पर जो दिखता है वैसा नहीं है, चीजें अलग डायरेक्शन में हो रही हैं। तो लेटेक्स, ओपियम पोपी, मॉर्फिन, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाओ। अगर मैं मॉर्फिन की बात करता हूं, मॉर्फिन की बात करता हूं, तो मॉर्फिन एनाल्जेसिक है, पेन किलर है। क्वेश्चन आया हुआ है इसके रिसेप्टर कहां कहां होते हैं? इसके रिसेप्टर ब्रेन में तो होते ही हैं, पर साथ में गट में भी होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चों को नहीं ध्यान रहता इसके। गट, गट का मतलब है एलिमेंट्री कैनाल। अगर आप मॉर्फिन लेते हो या मॉर्फिन का कोई भी डेरिवेटिव लेते हो तो मजा तो आएगा, समझ रहे हो? पर साथ में आपको कॉन्स्टिपेशन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। कॉन्स्टिपेशन का मतलब है आपकी गट पेरिस्टाल्सिस धीमे हो जाएंगे, जिससे फूड आगे नहीं बढ़ेगा, गैस बनेगी, मोशन नहीं होंगे, इसको कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। ये इसका साइड इफेक्ट है, क्योंकि इसके रिसेप्टर गट में भी होते हैं, ब्रेन में तो होते ही हैं पर गट में भी होते हैं। इसका साइड इफेक्ट समझ लो। तो गट की पेरिस्टाल्सिस स्लो हो जाती है अगर आप मॉर्फिन या मॉर्फिन का कोई भी डेरिवेटिव लेते हो, कोई भी डेरिवेटिव, ठीक है? तो मॉर्फिन पेन किलर है, बस यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है? अगर मैं इस मॉर्फिन से कोडीन भी बना सकता हूं। मॉर्फिन से क्या बना सकता हूं? कोडीन। मॉर्फिन से कोडीन कैसे बनेगी? अगर मैं इस मॉर्फिन का क्या कर दूं? मिथाइलेशन कर दूं। इस मॉर्फिन का क्या कर दूं? मिथाइलेशन कर दूं, तो क्या बन जाएगी? मिथाइल मॉर्फिन बन जाएगी, जिसको हम कोडीन बोलते हैं। और आजकल कफ सिरप के अंदर ये बहुत यूज होती है, मॉर्फिन से ही कोडीन बनती है। अगर मैं मॉर्फिन का मिथाइलेशन कर दूं, अगर मैं मॉर्फिन का मिथाइलेशन कर दूं तो मिथाइल मॉर्फिन बनती है। इसी मिथाइल मॉर्फिन को हम कोडीन बोलते हैं, ठीक है? जो सबसे ज्यादा आज की डेट में कफ सिरप में यूज होती है। मैंने बताया था ना, दिल्ली का एक केस था, मैं क्लास लेके आया था, मेरी अपनी हर टीचर की डेस्क होती है, तो मेरे खांसी थी, तो उस समय डॉक्टर ने मुझे सिरप लिखा था, उसमें मॉर्फिन डेरिवेटिव यानी कोडीन था उसके अंदर, ठीक है? तो मुझे उस समय आइडिया नहीं था, मैं नॉर्मल सिरप ला के रख दिया वहां पर, ठीक है? क्लास लेकर के आया, सिरप की शीशी मेरी खाली मिली। मैंने यार मेरा सिरप कहाँ गया? शीशी तो सही है, टूटी भी नहीं है, पर सील खुली हुई है, किसी ने इसको ले लिया। मैंने यार दवा कौन पी सकता है ऐसे, ठीक है? तो बाद में मालूम पड़ा यार सर इसकी जो आपने सिरप लाए उसमें तो कोडीन है। मैंने अरे यार कोडीन थी, ये ध्यान ही नहीं दिया मैंने, इसको मैंने खुले में रख दिया, इसको ताले में रखना चाहिए था। और कोडीन देख के टीचरों ने दो मतलब ढक्कन सभी ने पी ली, ठीक है? रिलैक्स होने के लिए, क्योंकि समझ रहे हो ना? हाँ, तभी आज की डेट में कफ सिरप भी ऐसे, मतलब ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कफ सिरप के अंदर कोडीन है तो आपको नींद बहुत आएगी, आपको आलस होगा, आपको ड्रोजीनेस होगी, आप थोड़ा रिलैक्स करोगे, सोओगे, ठीक है? क्योंकि उसमें कोडीन होता है, समझ रहे हो ना? कफ सिरप में कोडीन होता है, और कोडीन मॉर्फिन का ही डेरिवेटिव है। पर आप ऐसे कफ सिरप को बहुत ज्यादा ले लेते हो, बहुत ज्यादा ले लेते हो, तो आपकी गट पेरिस्टाल्सिस स्लो भी हो सकती है, समझ रहे हो? हाँ, कोरेक्स, गट पेरिस्टाल्सिस स्लो भी हो सकती है और कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, क्योंकि इसके रिसेप्टर गट पर भी होते हैं। समझे या नहीं समझे? मॉर्फिन का डेरिवेटिव है कोडीन, ठीक है? एनाल्जेसिक है, पेन किलर है, रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन ब्रेन एंड गट, ठीक है? मिथाइल मॉर्फिन यूज्ड इन कफ सिरप, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है? अगर मैं इस मॉर्फिन का ही अभी मिथाइलेशन किया था ना, अगर मैं इसका एसिटाइलेशन कर दूं, अगर मॉर्फिन का ही मैं एसिटाइलेशन कर दूं, अभी तो मिथाइलेशन किया था मैंने, ठीक है? मिथाइलेशन किया है मैंने, मिथाइलेशन,
मिथाइलेशन किया है। अगर मान लो मैं इस मॉर्फिन का ही क्या कर दूं, एसिटाइलेशन कर दूं, एसिटाइलेशन, तो क्या होगा? अगर मैं इस मॉर्फिन का ही एसिटाइलेशन कर दूं तो क्या बन जाएगी? हेरोइन, हीरोइन नहीं बन जाएगी। समझ रहे हो? पिक्चर की हीरोइन नहीं बन जाएगी, हेरोइन बन जाएगी, हेरोइन। नहीं तुम हीरोइन हीरोइन बोलते रहो, ठीक है? हाँ, समझ रहे हो? पिक्चर की हीरोइन नहीं बन जाएगी, हेरोइन बन जाएगी, हेरोइन, हीरोइन नहीं बोला मैंने, हेरोइन, ठीक है? अगर आप मॉर्फिन का मिथाइलेशन कर दोगे तो कोडीन बन जाएगी, कफ सिरप में यूज करते हैं। अगर इस मॉर्फिन का आप एसिटाइलेशन कर दोगे तो डाई एसिटाइल, डाई एसिटाइल मॉर्फिन बन जाएगी, जिसको हम हेरोइन बोलते हैं, डाई एसिटाइल मॉर्फिन, ठीक है? इसको मिथाइल मॉर्फिन बोलेंगे इसको, ठीक है? एक ही नाम है, हेरोइन बोलो या डाई एसिटाइल मॉर्फिन बोल दो, क्योंकि एसिटाइलेशन कर दिया आपने, ठीक है? और हेरोइन के बारे में आप जानते ही हो भाई, हीरोइन की बात नहीं कर रहा, हेरोइन, समझ रहे हो? हाँ, हेरोइन बहुत कॉस्टली होती है भाई, बहुत कॉस्टली होती है, ठीक है? मतलब जरा सा पैकेट भी इसका बहुत, मतलब लोग कहते हैं करोड़ों का होता है, ठीक है? तो बहुत महंगी होती है, ठीक है? इस अच्छा, इसका कॉस्ट आप अंदाजा इससे लगा सकते हो, जब हेरोइन बनाते हैं ना, तो हेरोइन बनाते समय जो कचरा बचता है, कचरा, बाई प्रोडक्ट होते हैं हेरोइन के, ठीक है? उनको अलग कर लेते हैं और उनको थोड़ा क्लीन करके, थोड़ा प्रोसेस करके व्हाइट क्रिस्टल बनते हैं, व्हाइट क्रिस्टल, ठीक है? इसको ब्राउन शुगर बोलते हैं, देखने में ब्राउन नहीं होती, ठीक है? समझना, यानी हेरोइन से ही बनती है स्मैक, हेरोइन का ही एक तरीके से बाई प्रोडक्ट है स्मैक, इसको ब्राउन शुगर बोलते हैं, ठीक है? व्हाइट क्रिस्टल होते हैं, इसी को ब्राउन शुगर में लिख दिया है, ठीक है? इसको ब्राउन शुगर भी बोलते हैं, हेरोइन से बनती है, ब्राउन शुगर बोलते हैं, स्नॉटिंग से लेते हैं, इंजेक्शन से भी लेते हैं। दम मारो दम मूवी में यही तो ले रहे थे लोग, ठीक है? इंजेक्शन के थ्रू, समझ रहे हो? तो समझना मेरी बात, स्मैक हेरोइन का ही बाई प्रोडक्ट है, हेरोइन को ही प्रोसेस, हेरोइन का जो बचा हुआ मटेरियल होता है ना, उसके प्रोसेस करने से ब्राउन शुगर बनती है। तो सोचो, आपने मूवीज में देखा होगा ब्राउन शुगर की स्मगलिंग चल रही है, तस्करी, स्मगलिंग, एक एक पैकेट कई करोड़ रुपए का, तो हेरोइन कितनी महंगी होगी, मतलब अंदाजा से लगाओ। जिसको बना रहे हो कचरा बच रहा है, उस कचरे से हम जो बना रहे हैं वो इतना महंगा है, तो वो कितना महंगा होगा, अंदाजा लगा सकते हो। हाँ हाँ, डाई एसिटाइलेशन, समझ, डाई एसिटाइल मॉर्फिन, एसिटाइलेशन या डाई एसिटाइलेशन कह सकते हो, मिथाइलेशन और एसिटाइलेशन, ठीक है? तो हेरोइन का अगर आप बनाओगे, जो बाई प्रोडक्ट होगा उससे बनेगी स्मैक, ठीक है? क्वेश्चन सारे ऐसे बनेंगे, सारे क्वेश्चन यही हैं। किससे बनती है स्मैक? हेरोइन से बनती है। क्या बोलते हैं इसको? ब्राउन शुगर बोलते हैं। इसको लेने का तरीका क्या है? एनसीईआरटी ने दे रखा है, स्नॉटिंग एंड इंजेक्शन। स्नॉटिंग क्या होती है? इंजेक्शन समझ में आ गया, उस पाउडर को, व्हाइट क्रिस्टल को, ठीक है? आपने सॉल्यूशन बनाया उसका हल्का सा, उस सॉल्यूशन को बना करके उसको फिल्टर करके आपने इंजेक्शन में लिया और इंजेक्ट कर लिया, ठीक है? या आपने उसको लिया, ऐसे रगड़ा उसको अच्छी तरीके से और स्नॉटिंग कर रहे हो आप, ठीक है? उसकी, समझ रहे हो, स्नॉटिंग कहते हैं उसको, स्नॉटिंग, उसको लेना, फ्यूम्स लेना उसकी, ठीक है? स्नॉटिंग, तो इसको स्नॉटिंग बोलते हैं। स्नॉटिंग की तरह ले सकते हो, क्योंकि बहुत इफेक्टिव होती है। अगर आपने खा ली तो मर जाओगे, ठीक है? तो स्नॉटिंग का इतना खतरनाक, सीधा ब्रेन पे इफेक्ट करती है स्नॉटिंग, और इंजेक्शन के थ्रू ले सकते हो आप, ठीक है? ये क्वेश्चन पूछे थे, कैसी होती है? व्हाइट क्रिस्टल होते हैं, टेस्ट में कड़वी होती है और ऑर्डरलेस होती है, ठीक है? व्हाइट क्रिस्टल होते हैं, टेस्ट में बेटर होगी, ठीक है, ऑर्डरलेस होगी। ब्राउन शुगर बोलते हैं, हेरोइन से बनती है, स्नॉटिंग और इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं। ये क्वेश्चन सारे बनते हैं, समझ में आ गया? हाँ, सूंघ के भाई, सूंघ के। हाँ, आया नहीं आया? हाँ, स्नॉटिंग, सूंघना, ठीक है? यहां तक समझ में आया नहीं आया? देखा होगा ना, ऐसे डेट में फिल्म स्टार देखे होंगे तुमने, फिल्म स्टार, ठीक है? सूंघते हैं वो, ऐसे करके, ऐसे करके सूंघ लेते हैं, उधर कुछ करके, समझ रहे हो ना? वो यही सूंघ रहे होते हैं, ठीक है? समझ रहे हो? बताओ, जिनको आप अपना आइडियल मानते हो, फिल्म स्टार्स, यही सूंघ रहे होते हैं। अच्छा, एक बच्चा कीमत भी लिख रहा है इसकी, 1 किलो कितनी है ना, क्या कहाँ चला गया? चक्कर में मत पड़ जाना। जो लोग यूट्यूब पर या कहीं गूगल पर सर्च भी करते हैं ना इन चीजों के बारे में, वो टारगेट पे आ जाते हैं तुरंत। हाँ, रेड अलर्ट में आ जाते हैं। गूगल सबके ऊपर निगाह रखे हुए, जो इन चीजों को सर्च कर रहा है ना, वो तुरंत टारगेट पे आ जाएंगे।
चलो ठीक है, यहां तक समझ में आया नहीं आया? तो हमने मॉर्फिन की बात की है, तो मॉर्फिन एक एल्कलॉइड है, ठीक है। पापावर सोमनीफेरम, ओपियम पोपी से हम इसको आइसोलेट करते हैं। इसकी सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है, ये बेहतरीन पेन किलर है, बेहतरीन पेन किलर है। इसके रिसेप्टर्स ब्रेन और गट दोनों जगह होते हैं। ज्यादा मात्रा में लोगे तो पेरिस्टालसिस आपकी गट की रुक जाएगी और कॉन्स्टिपेशन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसी का अगर मिथाइलेशन कर दोगे कोडीन बन जाएगा, अगर डाई एसिटाइलेशन कर दोगे तो, या एसिटाइलेशन कर दोगे तो डाई एसिटाइल मॉर्फिन बन जाएगा। इसको हेरोइन बोलते हैं। और जब हेरोइन बनाते हैं तो उस समय उसका जो बाई प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, उसको प्रोसेस करते हैं तो स्मैक बन जाती है, जिसको ब्राउन शुगर बोलते हैं। व्हाइट क्रिस्टल होते हैं, ऑर्डरलेस, बिटर होती है। समझ रहे हो? इसको इंजेक्शन के थ्रू या स्नॉटिंग के थ्रू हम लेते हैं। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? चलो बहुत बढ़िया। ओपियम पोपी, यस। अब दो चीजें हो गई हमारी, ठीक है। अब हम तीसरे पे एंटर करेंगे, स्टूमुलेंट्स। स्टूमुलेंट समझते हो? डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप भी लेते हो स्टूमुलेंट्स? जो लेता है ना कि रेड बुल पीता हूं सर मैं, ये एनर्जी ड्रिंक है सर, एग्जाम से पहले मैं इसको ले लेता हूं तो ये हो जाता है, वो कुछ नहीं हो जाता है, ठीक है। एक दिन मैंने भी पी थी, ठीक है। ऐड करने के लिए आए थे, मुझे पता नहीं वो क्या पिला रहे हैं, ठीक है सर, ड्रिंक है, नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक जैसी तीन थी, ऐड करने के लिए आए थे, ठीक है। तो भाई प्यास लगी हुई थी, तो मैंने कहा नॉर्मल ड्रिंक उन्होंने बनाई है, ठीक है। उस समय मुझे नहीं पता था एनर्जी ड्रिंक क्या होता है, ठीक है। सर एनर्जी ड्रिंक है, तो एनर्जी ड्रिंक होगी तो ग्लूकोज मिला होगा भाई इसके अंदर, हम तो वही समझते थे। उठाया और प्यास लगी थी, खोला हमने, वो पी गए। कड़वी कड़वी सी लगी, कोई टेस्ट ही नहीं था। मैंने क्या है ये, ठीक है। तो नहीं नहीं सर एनर्जी ड्रिंक है, आपको फील आएगा। कोई फील नहीं आया भाई मुझे, तो सच कह रहा हूँ। मैंने कीमत पूछी, 100 रुपए, यानी कितना बताया उसने, 100 कुछ, आपको पता होगा सही रेट तो, ठीक है। तो मैंने कहा भाई, समझ रहे हो? तो ये क्या है, मतलब नथिंग। पता नहीं क्यों पी रहे हैं लोग, क्यों ये, मतलब मुझे याद है अन्नामला यूनिवर्सिटी की बात है। तो वहां पर आज से कई साल पहले जब ये लॉन्च की गई थी, तो उसके कंटेनर फ्री ऑफ कॉस्ट लगाए गए थे, इसके तंबू लगा लगा करके बांटी गई थी कि बच्चों को पिलाओ, रोज पिलाओ, उनको अच्छा सा फील कराओ, धीरे 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 धीरे। एक दिन में तो अच्छा कड़वा फील करेंगे, तब फ्री में मिलेगी तो पिएगा। जैसे मुझे भाई किसी ने सर्व की, प्यास लगी थी, मैं पी गया पानी की तरह, ठीक है। पर टेस्टलेस थी, कड़वी थी, ठीक है। मैंने ग्लूकोज तो है ही नहीं, मीठा होना चाहिए। उन्हें नहीं सर ग्लूकोज नहीं है, पर आपको अच्छा फील कराएगी, ठीक है। तो मुझे तो नहीं टेस्ट लगी, मैं छोड़ भी थी, मैंने तो पूरी 2-4 घुट पी करके। बट मतलब बेकार थी, मतलब कचरा, पैसा टोटल बर्बाद, ठीक है। पर करती क्या है, बाद में समझ में आया ये उसमें क्या था और कैसे काम करता है, ठीक है। अब समझो इस चीज को। तो मैं स्टूमुलेंट की बात कर रहा हूं, कोकेन, टोबैको और एम्फेटामिन, ये 3 स्टूमुलेंट्स हैं। समझ रहे हो? आप कॉफी पीते हो, वो भी स्टूमुलेंट का काम करती है, कैफीन, ठीक है, वो भी स्टूमुलेंट का काम करती है। जब आप थके हुए हो, आप आलस सा फील कर रहे हो, ब्लैक कॉफी पी लो बिना शुगर के, एकदम बड़ी सी स्पून, ठीक है, ब्लैक कॉफी की डाल करके गुनगुने गर्म पानी के अंदर पी जाओ, ठीक है। आपका थोड़ा बीएमआर फास्ट होगा, आपका बीपी बढ़ेगा, आपका थोड़ा सा बढ़ेगा, नो डाउट, ठीक है। और आप एक्साइटेड मोड में आ जाओगे, मतलब कहोगे यार थकान निकल गई और मैं लेता हूँ। जब मैं बहुत ज्यादा क्लासें लेनी होती हैं या लंबा सेशन लेना होता है, तो मैं ब्लैक कॉफी थोड़ी सी रख लेता हूँ और थोड़ा सिप कर करके लेता रहता हूँ। तो एक लंबी क्लास आप ले सकते हो। और ब्लैक कॉफी के संग 2 बनाना ले लो अगर, केले, ठीक है। तो ये मतलब खतरनाक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। बता दे रहा हूं मैं आपको। रेड बुल 120 रुपए, भैया रेड भी पता है इसको, कौन है ये, ठीक है। युवराज कुमार, बहुत बढ़िया, ठीक है। पीते हो क्या अभिषेक? सर पीते नहीं है, पर कीमतें पता है मैं सारी की सारी। चलो, माउंटेन ड्यू नहीं होती, रेड बुल की बात कर रहा हूं मैं, माउंटेन ड्यू तो कोल्ड ड्रिंक है। कॉफी में कैफीन होता है, वो अलग चीज है। स्टिमुलेशन के तरीके अलग अलग हैं, ठीक है। मैं अभी कोकेन की बात कर रहा हूं, ठीक है। जो बात कर रहा हूं मैं कोकेन की बात कर रहा हूं, कोक या क्रैक भी बोलते हैं इसको, कोकेन, कोकेन बोलो, कोक बोलो या क्रैक बोलो, ठीक है। किससे आइसोलेट करते हैं कोकेन, क्रैक या कोक को? ये क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है। इरेथ्रोजाइलम कोका, कोका प्लांट होता है, इसका नाम होता है इरेथ्रोजाइलम कोका, इरेथ्रोजाइलम कोका। कहां का नेटिव है? साउथ अमेरिका का नेटिव है। कहां मिलता है? साउथ अमेरिका में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है और एनसीईआरटी की पूरी लाइन है। कोकेन की बात कर रहा हूं, उसको कोका या क्रैक भी बोलते हैं। किससे आइसोलेट करते हैं? आप बोलोगे इरेथ्रोजाइलम कोका, कहां का नेटिव है?
कोका प्लांट है। कहां का नेटिव है? साउथ अमेरिका का नेटिव है, वहां मिलता है, उससे आप आइसोलेट करते हो उसको, ठीक है। कैसे लेते हैं? बाय स्नॉटिंग। स्नॉटिंग समझ में आ गया? स्नॉटिंग एक ही तरीका है। स्नफिंग फ्यूम्स की फॉर्म में ले रहे हो, धोखा फ्यूम्स ले रहे हो ना, ठीक है। और स्नॉटिंग, स्नॉटिंग सूंघना, ठीक है, एक तरीके से। यूफोरियंट होता है, आपको अच्छा सा एहसास दिलाता है भाई। यूफोरियंट का मतलब है सुखद मतलब एहसास, ठीक है। अगर आप इसकी एक्सेसिव डोज ले लोगे, ये क्वेश्चन आता है, ऐसा कौन सा स्टूमुलेंट है जिसको ज्यादा मात्रा में ले लिया जाए तो वो स्टूमुलेंट की तरह बिहेव नहीं करेगा, वो हेलुसिनोजन की तरह बिहेव करेगा, दृष्टि भ्रम पैदा कर देगा। वो यही है कोका प्लांट से निकला हुआ कोकेन। तो ये कोकेन अगर आप ज्यादा खिला दिया जाए तो ये स्टिमुलेशन का नाकाम करके ये दृष्टि भ्रम क्रिएट करेगा, यानी साइकेडेलिक का काम करेगा, यानी हेलुसिनोजन का काम करेगा। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये किसको स्टिमुलेट करता है? आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। क्या करके? इंटरफेयर विद ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामाइन। कैसे? समझाता हूं, समझाता हूं। समझो कैसे आपको मतलब अच्छा सा एहसास दिलाएगा। सिनैप्स है, दो न्यूरॉन आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। ठीक है, इसको बोलते हैं डोपामाइन। डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ठीक है। और ब्रेन में कई जगह इसके रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, न्यूरॉन्स के बीच में। और मैंने बताया भी था कि डोपामाइन आपको मतलब बेहतरीन एहसास दिलाता है और आप मतलब अच्छा फील कराता है आपको। और डोपामाइन के इफेक्ट से आप वो काम कर सकते हो जो आपने कभी मतलब कहा जाए कर सकते हो या नहीं कर सकते, पर डोपामाइन आपसे करा देगा, ठीक है। हर असंभव चीज को संभव में कन्वर्ट कर सकता है डोपामाइन। एक्सरसाइज करने से नेचुरली डोपामाइन बढ़ता है, थोड़ा सा डोपामाइन बढ़ता है, पर वो आपका जिद हठ योग जो होता है ना, वो इसके लेवल को बहुत तगड़ी तरीके से बढ़ाता है। ये ड्रग क्या काम करती है? अगर मैं कोकेन की बात करता हूं तो कोकेन क्या काम करती है? डोपामाइन निकला, रिसेप्टर से बाइंड किया और बाइंड करके आपका न्यूरॉन एक्साइटेड हो गया, फिर तुरंत डोपामाइन यहां से गायब हो जाएगा, ठीक है। गायब कहां हो जाएगा डोपामाइन? अब समझो, यहां कुछ ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स होते हैं, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स। ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स होते हैं, तो ये क्या काम करेगा? ये क्या काम करेगा? सीधा इसको वापस अंदर भेज देगा ट्रांसपोर्टर प्रोटीन से, जिससे थोड़े टाइम के लिए आप अच्छा फील करोगे और फिर नॉर्मल हो जाओगे आप, ठीक है। समझ रहे? फिर नॉर्मल हो जाओगे। ये नॉर्मल मैकेनिज्म है। पर अगर मैंने आपको कोकेन दे दी, आपको मैंने एरेथ्रोजाइलम कोका दिया, समझना, एरेथ्रोजाइलम कोका, कोकेन, समझ रहे हो? आपको कोकेन दी मैंने, कोकेन कहां से आइसोलेट किया हमने? कोका प्लांट, एरेथ्रोजाइलम कोका, कोक या क्रैक दी, आप समझ रहे हो? तो क्या काम करेगी? समझना, सपोज कोकेन ली मैंने, ये कोकेन क्या काम करेगी? इस ट्रांसपोर्टर प्रोटीन को ही ब्लॉक कर देगी। अगर ट्रांसपोर्टर प्रोटीन ब्लॉक हो जाएगी तो डोपामाइन निकलेगा तो सही, पर वापस अंदर नहीं जा पाएगा। इससे यहां पर डोपामाइन की कंसंट्रेशन क्या होगी? सिनेप्टिक क्लेफ्ट में मेंटेन रहेगी, सिनेप्टिक क्लेफ्ट।
सिनेप्टिक क्लेफ्ट में इसका अमाउंट बढ़ा हुआ रहेगा। जब इसका अमाउंट बढ़ा हुआ रहेगा तो ये कंटिन्यू न्यूरॉन को स्टिमुलेट करता रहेगा और आपको लंबे समय तक अच्छा सा एहसास होगा। बस वही है, यही स्टिमुलेंट का काम करती है, क्योंकि जो कोकेन है, ठीक है, वो सीधे इस ट्रांसपोर्टर प्रोटीन को ब्लॉक कर देगी। ट्रांसपोर्टर प्रोटीन अगर ब्लॉक हो गई ना, ये काम करना बंद कर दी, तो अंदर नहीं जा पाएगा, ये मेंटेन रहेगा सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर लंबे समय तक और आपको अच्छा सा फील कराता रहेगा। बस आपको स्टिमुलेट करता रहेगा। समझे नहीं समझे? आई नहीं आई? नेचुरल निकालो भाई, डोपामाइन तब मजा आएगा, ऐसे नहीं, है ना? समझ में आया नहीं आया कंसेप्ट? में हर चीज की मैकेनिज्म बता रहा हूं, इससे आपको ये ना रट्टा नहीं मारना पड़े। हमने स्टिमुलेंट की बात की है, स्टिमुलेंट में सबसे पहले मैं कोकेन उठाया। कोकेन, कोकेन जिसको हम क्रैक या कोक भी बोलते हैं, किससे आइसोलेट करते हैं? रेथ्रोजैलम कोका, साउथ अमेरिका का नेटिव है। कैसे लेते हैं इसको? स्नॉटिंग के थ्रू लेते हैं। यूफोरिएंट अच्छा सा एहसास दिलाती है आपको। कैसे दिलाती है अच्छा सा एहसास? समझो, ये आपके ब्रेन के अंदर नॉर्मल डोपामाइन, डोपामाइन आप जानते हो बेहतरीन सुखद एहसास यूफोरिएंट का काम करता है, निकलता है पर तुरंत ही ट्रांसपोर्टर प्रोटीन से वापस न्यूरॉन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, न्यूरॉन के अंदर वापस आ जाएगा। आपको थोड़ी देर के लिए एहसास होगा, फिर नॉर्मल हो जाओगे। हम चाहते हैं ये एहसास लंबे समय तक रहे, मेंटेन रहे। आप कोकेन खिला दो, कोकेन क्या काम करेगी? इन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन को ब्लॉक कर देगी, तो डोपामाइन वापस नहीं आ पाएगा, यहां बहुत समय तक मेंटेन रहेगा। यहां मेंटेन रहेगा तो न्यूरॉन को स्टिमुलेट करता रहेगा, जिससे कि आपको अच्छा सा एहसास काफी लंबे टाइम तक रहेगा। यही है स्टिमुलेंट का काम, यानी आपके न्यूरॉन एक्साइटेड मोड में रहते हैं। ठीक है, आई या नहीं आई ये बताओ? पूरा मैकेनिज्म बता दिया भाई। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती है और इंटरफेयर करती है ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामाइन के अंदर, जिसकी वजह से आपको लंबे समय तक अच्छा सा एहसास मेंटेन रहता है। कोकेन, एरेथ्रोजैलम कोका। समझ में आया नहीं आया? यहां तक कोई डाउट आ गई? चलो, अब दूसरा स्टिमुलेंट कौन है? टोबैको। टोबैको सब जानते हो, तंबाकू सब जानते हो यार, समझ रहे हो? सड़क पे रिक्शा चलाने वाला भी तंबाकू खाता है यार, ये तो समस्या है। टोबैको, तंबाकू की बात कर रहा हूं। अगर मैं तंबाकू की बात करता हूं, टोबैको की बात करता हूं, तो ध्यान रखना ये क्या है? एक निकोटीन है, निकोटीन एल्कोलॉइड है। कैसे लेते हो और किसको स्टिमुलेट करता है? 3 क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी में दे रखे हैं। तो अगर आप समझना, मैं तंबाकू की बात कर रहा हूं, टोबैको की बात कर रहा हूं। टोबैको तंबाकू को बोलते हैं। अगर आप तंबाकू की बात करते हैं, टोबैको की बात करते हैं, तो उसमें एक निकोटिनिक सब्सटेंस होता है, निकोटिन होती है। ठीक है, निकोटिन होती है जो, जिसकी वजह से लोग दीवाने हैं, जो एडिक्टिव होती है। समझ रहे हो ना मेरी बात? निकोटिन होती है जो एक एल्कोलॉइड है भाई। इस तो स्मोकिंग सिगरेट, समझ रहे हो ना? बीड़ी इसकी फॉर्म में ले सकते हो, इसको चबा भी सकते हो तंबाकू की फॉर्म में, स्नफ भी कर सकते हो, हुक्का स्नफिंग भी करते हैं। ठीक है, ये करती क्या है? तंबाकू करती क्या है? मैंने बताया, केस बताया था ना आपको कि एक बार मेरा जो मतलब होम टाउन जहां रहते थे हम लोग, तो उस समय क्या होता था, रेडीमेड आटा का फैशन नहीं था। गल्ला मंडी होती थी, वहां से लोग 5 क्विंटल 10 क्विंटल जितने लोग फैमिली मेंबर होते थे, उसके हिसाब से गेहूं अनाज खरीद परचेस करते थे। फिर वो गेहूं अनाज की टंकियां होती थी, वहां घर में उसको रखा जाता था। फिर महीने से महीने उसको पिसाया जाता था गेहूं को, और आटा बनता था। वो फ्रेश आटा घर पे आता था, जिसको लोग खाते थे और हेल्दी रहते थे। ये कल्चर धीरे धीरे खत्म ही होता जा रहा है। ठीक है, और ये बहुत डेंजरस मतलब है कि आप जितना मार्केट की चीजों पर डिपेंडेंस रहेंगे तो उतना ही मामला बिगड़ेगा। ठीक है, पर ये कल्चर था, समझना। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, तो ये नॉर्मल कल्चर था। एक दिन हमने भी 5 बोरी गेहूं गल्ला मंडी से मंगाया। एक बच्चा था, बच्चे का मतलब है बहुत बड़ा नहीं था, दुबला पतला था। ठीक है, तो वो आया 5 बोरी गेहूं को लेकर के। हम पे करके आए थे यार, फर्स्ट फ्लोर पर चढ़ानी है 5 बोरियां। ठीक है, तो साथ में 1-2 को भेज देना, जो भी है, मतलब चढ़ानी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है। तो मैंने कहा भाई तू अकेला है, तू और लोग कहाँ हैं? ये यहाँ नहीं उतरेंगे, ऊपर चढ़े, ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ के ऊपर जाएंगे।
वो चढ़ जाएंगे साहब, मैंने चढ़ जाएंगे भाई, कौन चढ़ाएगा, मैं चढ़ाऊंगा, मैं दब जाएगा बोरी के नीचे भाई, ठीक है, मालूम पड़ रहा है लेने के देने पड़ रहे हैं, नहीं तुझसे नहीं हो पाएगा, अरे हो जाएगा, ठीक है। तो उसने एक गमछा निकाला अपना, पता नहीं शोल्डर में इस तरीके से लेकर के पीछे उसने बांध लिया, उसमें कुछ बंदा पैसे लगा हुआ था, ठीक है। और मुझसे बोला कि मुझसे उसने कुछ पाउच मंगाए, लोकल दुकान जो होती है ना आसपास, उनसे दुकानें चलती थी पहले, हर गली मोहल्ले में एक दुकान होती थी, ठीक है। तो वो दुकानदार वो राजश्री और टाइप के तमाम टाइप के पाउच रखते थे, 1 रुपए का पाउच आता था, तो भाई ठीक है उसने मंगाए 2 पाउच, तो 2 रुपए के 2 पाउच, ठीक है, दे दिए ला करके, 2 के 5 ला के दे दिए भाई, ठीक है, खुले नहीं थे तो, ठीक है, नहीं खुश रहे, ठीक है। उसने उठाया, खोला, फाड़ा और सीधे ये निकाला, फिर दूसरा फाड़ा और ये निकाल के डाल दिया। हाँ साहब अब देखो, अब पहुंचा दें, क्या करेगा भाई, अब उठा, उसने टेका, उठा के चढ़ा दिया, टेका उठा के चढ़ा दिया, 5 बोरी चढ़ा दिए, तो मुझे लगा यार उसने खाया क्या, समझ रहे हो। तो एक नॉर्मल बच्चा होता तो बहक जाता, कहता यार इसमें कुछ कुछ तो राज है, इसको खाने से ताकत आ जाती है, ये तो लगेगा, पर ये नहीं पता कि वो बर्बाद हो रहा है, अपने को खत्म कर रहा है, और वो अब अपने लिए नहीं कमाता, वो अपने घर वालों के लिए नहीं कमाता, वो उस तम्बाकू के लिए कमाता है, तम्बाकू कंपनियों के लिए कमाता है, क्योंकि नहीं खाएगा तो मर जाएगा। ये चीज में थोड़ा और बड़ा हुआ, मैं उस समय आगरा से दिल्ली आ रहा था, ठीक है, एक जनरल बोगी थी, बहुत भीड़ होती थी उसमें, लोग बस बैठ जाते थे, तो बहुत सारे लोग बैठे थे, ठीक है। तो मुझे याद है वो वाली वाकया अभी भी। तो एक दोस्ती में इतना लंबा सफर है, बात तो होगी ना, फिर बातें होने लगी, तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो, फिर धीरे धीरे मैंने कहा कि ऐसे ऐसे मैं पढ़ाता भी हूँ, ठीक है, स्टार्टिंग उस समय से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो डिस्कशन चलता रहा, तो उसने बताया कि वो ऐसे ऐसे वो फैक्ट्री में काम करता था, वहां रहता था, तो पहले उसकी दिन में ड्यूटी होती थी, पर पैसों की जरूरत थी घर वालों को, तो उसने डे और नाइट की ड्यूटी भी करना चालू कर दी, नाइट में जग नहीं पाता था, तो उसके दोस्तों ने कहा कि यार तू ये पाउडर दे रहे हैं तेरे को छोटा सा, ये जीप पे लगा लिया कर, और तुझे नींद नहीं आएगी, ये क्या करके जो भी कुछ था बेचारे को देना चालू कर दिया, ठीक है। फिर कहने लगा, रोने लगा, आंखों में आंसू आ गए कि पहले मैं घर वालों के लिए कमाता था, अब मैं उस पाउडर के लिए कमाता हूँ, ठीक है, अगर वो नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगा, ठीक है, ये हालत हो गई, क्योंकि डिपेंडेंसी, एडिक्शन, ठीक है। तो यही होता है, ये लोग तभी तो कहते हैं जो चीजें आपको इस तरीके से मिले तो समझ लो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ध्यान रखना हमेशा, ये दिमाग में रखा करो, दुनिया के अंदर कोई भी चीज अगर आपको फ्री में मिल रही है तो पीछे कुछ ना कुछ थॉट प्रोसेस होगा, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां इतने महंगे प्रोडक्ट को फ्री में क्यों दे रही हैं, ठीक है, हम भी नहीं समझते थे, कुछ ना कुछ होगा अभी, ठीक है, समझ रहे, उसने दिया, उसने फ्री में ही चटाना चालू कर दिया, धीरे 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 उस दोस्त ने देना बंद कर दिया, और दोस्ती गड़बड़ करते हैं, ध्यान रखना, फिर उसने लाना चालू कर दिया, उसने पैसे जुटाने चालू कर दिए, फिर दोस्त को भी मिलने लगा, उसको भी मिलने लगा, ठीक है। तो मतलब बड़ा अजीब ही चीज है, ठीक है, समझे नहीं समझे। जुमा केसरी, देखो तुम क्या यार डाइवर्ट हो जाते हो, बोलो जुमा केसरी, कैलाश है ना ये, हाँ वही होगा, हाँ। पर यार रियलिटी है यार, मैं तुमसे कह रहा हूँ रियलिटी है। मैं उस समय ऑफलाइन में था, यहाँ के केस था अपने दिल्ली का, तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चों को मैंने बर्बाद होते देखा है। दिल्ली एक ऐसी जगह है जहाँ सब कुछ है, ठीक है, तो समझ रहे हो। तो जो लोग तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, बीड़ी, समझ रहे हो, जब जब सिगरेट नहीं मिलेगी बीड़ी पियेंगे, हुक्का पीते हैं, सब में निकोटिन होती है। जैसे ही निकोटिन निकलती है आपके ब्लड में जाती है, आपकी एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है, और एड्रिनल ग्लैंड जैसे स्टिमुलेट करेगी तो एड्रेनलिन निकलेगा, और ये एड्रेनलिन, आप समझ रहे हो ना, एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन क्या काम करते हैं, जब शेर आपके पीछे दौड़ता है तो जो भी कुछ होता है वो एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन कराते हैं, मैं पढ़ा चुका हूं आपको एड्रिनल ग्लैंड के अंदर, ठीक है। तो आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देते हैं, आपके हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं, आपकी, ठीक है, ब्रीथिंग रेट को बढ़ा देते हैं, तो आप एकदम ऐसा फील करते हो बस एनर्जी एनर्जी आ गई कुछ पल के लिए, समझ रहे हो। पर आपने इस एनर्जी को आर्टिफिशियली स्टिमुलेट किया निकोटिन की हेल्प से, फिर धीरे धीरे आपकी डिपेंडेंसी हो जाती है, आप जब वो चीज नहीं मिलेगी आप थका हुआ फील करोगे, आप ढीले फील करोगे, आपको लगेगा बस वो नहीं मिलेगी तो मर जाएंगे, ठीक है, इसको डिपेंडेंसी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके एक साइड इफेक्ट और हैं, ठीक है। अगर मैं टोबैको की बात करता हूं तो टोबैको किससे एसोसिएटेड होती है, ये माउथ कैंसर से एसोसिएटेड होती है। अगर आप बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड में बढ़ जाती है और लंग कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। एनसीईआरटी की लाइन है कि टोबैको किससे एसोसिएटेड होती है, माउथ कैंसर। अगर आप चबा के तंबाकू खा रहे हो, ठीक है,
अगर मैं अपने गांव की बात करूं तो मेरा गांव यूपी के एक ऐसी जगह पर है जहां पर एक खतरनाक टाइप की तंबाकू बनती है, खतरनाक टाइप की तंबाकू बनती है। तो वहां के लोग तंबाकू जो बनती है तो पोटली की पोटली सप्लाई भी करते हैं और खाते भी हैं। जब मैं छोटा था तो वहां बड़े मतलब गांव खुशहाल था एकदम, बड़े हट्टे कट्टे लोग हुआ करते थे, बढ़िया एकदम मतलब बढ़िया। फिर हम वहां से हम पलायन कर गए, ठीक है, मतलब निकल के हम शहर में आ गए, आगरा एक शहर है वहीं पास, ठीक है, दूर है वहां से, तो फिर वहीं रहने लगे, जो भी है, ठीक है। फिर जब कुछ समय बाद मैं बड़ा हो गया, गांव वापस गया तो गांव में सन्नाटा था। मैंने कहाँ गए सब लोग, तो लोगों ने कहा कि उसका लड़का, वो सब जितने यंग यंग लोग थे मर गए। मैंने क्यों भाई? तंबाकू खाने से उनको माउथ का कैंसर हुआ, किसी को कोई कैंसर हुआ, ठीक है। उस समय की समझना मेरी बात, ये कैंसर पहले उन्हीं को होता था जो तंबाकू या ये चीजें खाते थे, पर आज की डेट में कैंसर उन लोगों को भी हो रहा है जो बिल्कुल सात्विक हैं, जो कुछ भी नहीं खाते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं चीजें, मामला बहुत बिगड़ रहा है, ठीक है। कारण बहुत सारे हैं, एयर पॉल्यूशन भी कारण हो सकता है, आप जिस एटमॉस्फेयर में रह रहे हो, जो डिब्बेबंद चीजें खा रहे हो, वो भी कारण हो सकता है, आप बहुत ज्यादा सोचते हो, टेंशन में रहते हो, डिप्रेशन में रहते हो, ये भी कारण हो सकता है, समझ रहे हो? मतलब कारण इतने सारे हो चुके हैं, मैं क्या बताऊं, रेडिएशन कारण हो सकता है, मतलब कैंसर के बहुत सारे कारण हैं। मतलब अब आज की डेट में आप ये नहीं कह सकते कि तंबाकू खाने वाले को ही कैंसर होगा, कैंसर किसी को भी हो रहा है, किसी को भी हो रहा है, ठीक है। आपका खाने पीने का सिस्टम अगर सही नहीं है, इम्यूनिटी वीक हो रही है, तो कैंसर हो रहा है। इट इज अ डेंजरस कंडीशन, ठीक है, बहुत डेंजरस कंडीशन, ठीक है। तो निकोटिन समझ में आया नहीं आया ये वाली, ये तो खैर मैं बता ही चुका हूं आपको पूरा। निकोटिन यानी आप तंबाकू, सिगरेट, कोई भी चीज लेते हो तो आपकी एड्रेनलिन का लेवल बढ़ जाएगा और ये इन सबको बढ़ा देगा, ठीक है। टोबैको से रिलेटेड समझ में आई गया, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब तीसरा इसमें जो स्टिमुलेंट होता है, एम्फेटामिन है। स्पोर्ट्समैन इसको यूज करते थे, बताऊंगा एम्फेटामिन के बारे में, पूरी कहानी वैसे आपको पता होगी। ये सिंथेटिक ड्रग होती है, इसको सुपरमैन ड्रग बोलते हैं, इसको एंटी स्लीप ड्रग बोलते हैं, और डोप टेस्ट में इंक्लूड है। एक मूवी देखी होगी कि उस मूवी में दिखाया है, उसमें देखो, अब जो नई मूवी बनी है उसमें इंडियन डॉक्टर को जोड़ दिया है उन्होंने, जबकि इंडियन डॉक्टर नहीं था वो, ठीक है। अब जो बनाई थी, देखी थी मैंने, गलत की है, पर डिस्कवरी पे इसका सही घटना दिखाई गई है, रियल स्टोरी डिस्कवरी पे। अब मूवी तो ये लोग कुछ भी बना रहे हैं, ठीक, कुछ भी, ठीक है। डिस्कवरी पे दिखाया है कि रशिया का केस था, हाँ रशिया का केस था, हाँ। उस समय ओलंपिक होते थे तो रशिया बहुत ज्यादा गोल्ड मेडल नहीं ले पाता था, ठीक है, बहुत ज्यादा गोल्ड मेडल नहीं थे। तो एक बार उनके कोच ने किसी से टाई अप किया, किसी और कंट्री के किसी मतलब माफिया से, तो उन्होंने कहा कि हम आपको एक मिल्क देंगे या कोई ड्रग देंगे, वो आपको मिल्क में अपने एथलीट्स को देनी है, तो ठीक है दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और आप इस बार बहुत मैक्सिमम गोल्ड मेडल आप ही जीत के लाओगे। तो उन पता एथलीट्स को बताना नहीं है, ठीक है, वो क्या दिया जा रहा है, ठीक है, आप धीरे धीरे डोज देनी है। तो उन एथलीट्स को सबको मिल्क दिया गया जिसके अंदर वो ड्रग थी। तो ड्रग लेने से धीरे धीरे उनकी परफॉर्मेंस बढ़ती चली गई, बहुत ज्यादा उनकी मस्कुलरिटी, परफॉर्मेंस, उनका स्टेमिना, उनको भाई सुपरमैन ड्रग बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वो अपने को बहुत अच्छा फील करने लगे, और नो डाउट उस साल वो मैक्सिमम गोल्ड मेडल जीत के भी लाए सारे के सारे, क्योंकि मतलब अल्टीमेट ये एक तरीके से, आपने मूवी में देखा होगा ना, एक ड्रग ले ली अचानक से पावर आ गई, वो यही ड्रग है एम्फेटामिन, ठीक है। क्रिकेट में देखा होगा कि उसने ड्रग लेकर के उसने बॉल बल्ले पर आई और उसने बैट से बॉल को स्टेडियम पार करा दी, ठीक है। या बॉल, जो बॉलर है उसने ड्रग को लिया, उसने बॉल इतनी मतलब आंधी तूफान की तरह दी कि विकेट और बैट के परखच छोड़ गए, समझ रहे हो ना मेरी बात? तो ये केस सुने होंगे आपने, ठीक है, बहुत सारे केस सुने होंगे, तो वो एम्फेटामिन ही है सारे, समझ रहे हो? तो उस समय उन सारे एथलीट्स की डेथ हुई थी बहुत गंदी तरीके से, बाद में चीजें लीक हुई, फिर बैन की गई, इसको डोप टेस्ट में डाल दिया गया, पर गुपचुप तरीके से आज भी यूज हो रही है, पर इट इज मतलब समझो सबके सब बहुत खतरनाक है। उन सब एथलीट्स की बहुत गंदी डेथ हुई थी, यहां तक कि मैंने सुना है आर्टिकल में माइकल जैक्सन की डेथ का कारण भी ओवरडोज ऑफ दीज टाइप्स ऑफ ड्रग, ठीक है, समझ रहे हो? तो उसकी डेथ का कारण भी यही था, इतनी इसमें एनर्जी जो चीज थी वो कहीं ना कहीं ड्रग से कनेक्टेड थी, ठीक है, ऐसा मैंने सुना है और पढ़ा है कहीं, ठीक है। तो समझ में आया एम्फेटामिन क्या होते हैं, इनको सुपरमैन ड्रग बोलते हैं। चलो अब लास्ट में आते हैं हम हेलुसिनोजेनिक कंपोनेंट, इनको बोलते हैं कैनाबिनॉइड्स। तो कैनाबिनॉइड्स, धतूरा, एट्रोपा और एलएसडी, चार आपको ध्यान रखने हैं इसके अंदर। इसमें बस कैनाबिनॉइड्स के बारे में दे रखा है, तीन का तो नाम ही है अकेला, ठीक है, समझ लो। कैनाबिनॉइड्स की बात करता हूं भांग का पेड़ होता है, भांग का पौधा,
आपके आसपास लगे होंगे, ठीक है, मैंने भी देखे खूब भांग के। ग्रीन लीव्स को लोग तोड़ करके, कूट करके, ठीक है, गोले बना बना करके बेचते हैं, ठीक है, दूध के संग पी जाते हैं, खतरनाक हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट दिखाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कैनाबिनॉइड्स की बात कर रहा हूं। कैनाबिनॉइड्स भांग को ही बोलते हैं, ठीक है, कैनाबिनॉइड्स। इसके रिसेप्टर्स कहां होते हैं? ब्रेन में लगे होते हैं, गट में नहीं होते। कहां से आइसोलेट करते हैं कैनाबिनॉइड्स को? कैनाबिस सटाइवा, भांग के पेड़ का बॉटनिकल नेम कैनाबिस सटाइवा होता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था ओपियम पोपी के डिफरेंट डेरिवेटिव्स होते हैं, ऐसी भांग के पौधे के आप अलग अलग पार्ट यूज करो, उसकी रेजिन यूज करो, उसमें अलग ही चीज होगी, उसकी लीव्स यूज करो, उसमें कुछ अलग ही टाइप की चीजें होंगी, उसके फ्लावर्स यूज करो, उसमें कुछ अलग ही टाइप की चीजें होंगी, ठीक है। ऐसे ही हम बताएंगे कि अगर आप सॉरी, कैनाबिस सटाइवा का ड्राई फ्लावर यूज करते हो, उसमें मैरिजुआना निकलता है, मैरिजुआना। इसका जो केमिकल होता है डेल्टा 9 THC होता है, इसको मैरिजुआना कहते हैं और मैरिजुआना के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। ये फ्लावर से बनाया जाता है, फ्लावर से आइसोलेट करते हैं मैरिजुआना को। अगर आप उसके लीव्स यूज करते हो, फ्रेश लीव्स, तो भांग बनती है, भांग फ्रेश लीव से। फ्लावर के अंदर फीमेल इनफ्लोरेसेंस यूज करते हो तो गांजा बनता है, गांजा। गांजा सी का बाई प्रोडक्ट है, मतलब प्लांट एक है, समझ रहे हो। उसकी आप ड्राई फ्लावर यूज कर लो, फ्रेश लीव्स यूज कर लो, फीमेल इनफ्लोरेसेंस यूज कर लो, रेजिन यूज कर लो, प्रोडक्ट अलग अलग हो जाएंगे। और सबकी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी है, क्योंकि सबके अंदर अलग अलग टाइप के फाइटोकेमिकल्स होते हैं, ठीक है। जैसे मैरिजुआना की अगर बात करते हैं, मैरिजुआना की बात करते हैं तो उसमें डेल्टा 9 THC होता है। फ्रेश लीव्स की बात करता हूं, भांग बोलते हैं, फीमेल इनफ्लोरेसेंस गांजा बोलते हैं। और चरस सुना होगा आपने, चरस, वो एक्चुअल में इसी प्लांट के रेजिन होते हैं, रेजिन, ठीक है, बॉटनी में पढ़े होंगे रेजिन्स। तो इसी प्लांट्स के रेजिन्स को चरस बोलते हैं। और अरबियन कंट्रीज में चरस को हम हशीश बोलते हैं, ये अरबियन लैंग्वेज में टर्म यूज करते हैं, हशीश, ठीक है। हशीश यहाँ का नहीं है, अरबियन कंट्रीज का टर्म है। पर एनसीईआरटी ने कुछ लिख दिया है, क्या है पता नहीं, पर इट इज अ स्टैंडर्ड, ठीक है। चरस को ही हशीश बोलते हैं, ठीक है, अरबियन कंट्रीज में। समझ में आया? हाँ, होली में पीते हैं लोग भांग को, ठीक है। ये टर्म्स ध्यान रखने हैं, ठीक है। कैनाबिस सटाइवा, मैरिजुआना, भांग, गांजा, चरस, हशीश, ठीक है। बस यही याद करने वाला पॉइंट था, बाद बाकी के तो सिंपल है। तो ये ध्यान रखना है आपको। कैनाबिस सटाइवा का डायग्राम दे रखा है, कैनाबिस सटाइवा का डायग्राम दे रखा है। लीव्स, ये भांग की लीव्स इस तरीके से होती है कैनाबिस सटाइवा की। यहां पर पेंटा और हेक्सा रिंग नहीं दिख रहा है, एक फॉर्मूला दिख रहा है आपको, सिर्फ एक हेक्सा रिंग है, ठीक है, और एक स्ट्रेट चेन दिख रही है आपको। ये कैनाबिनॉइड्स का स्ट्रक्चर है, कैनाबिनॉइड्स, ठीक है। बस दो ही डायग्राम दे रखे हैं एनसीईआरटी ने, कैनाबिनॉइड्स का और मॉर्फिन का। एलएसडी की खूब तस्करी होती है, एलएसडी बहुत तगड़ी वाली, ठीक है, ठीक है। लेसर्जिक एसिड डाइथैलामाइड, इसको कहां से निकालते हैं? अर्गोट, अर्गोट ऑफ फ्रूटिंग बॉडी ऑफ फंगस। आपने बॉटनी पढ़ा होगा, फंगस में अर्गोट होती है, ठीक है। तो कौन सी फंगस? क्लेबिसेप्स परप्यूरा। ये पूछते हैं कौन सी फंगस से हम एलएसडी को आइसोलेट करते हैं। पर एलएसडी सिंथेटिक फॉर्म है, बट आइसोलेट फॉर्मूला आइसोलेट किया है वो क्लेबिसेप्स परप्यूरा से किया है, क्लेबिसेप्स परप्यूरा। रीजन नहीं समझते यार, तुम बॉटनी कैसे पढ़ रहे हो यार? प्लांट से जो जो गोंद लाइक सब्सटेंस निकलते हैं वो रीजन्स हैं, समझ रहे हो? हाँ, आ जाओ। समझ में आया नहीं आया? तो एलएसडी बहुत खतरनाक, मतलब कैसे, सबसे स्ट्रॉन्ग हेलुसिनोजेनिक कंपोनेंट है। जरा सा अमाउंट भी मतलब खतरनाक होता है इसका, एलएसडी का, ठीक है। और मार्केट में इसकी तस्करी होती है एलएसडी की, ठीक है। इसको फंगस से आइसोलेट करते हैं, क्लेबिसेप्स परप्यूरा। एनसीईआरटी ने पहले ही दे रखा है कि कुछ ड्रग्स को हम फंगस से भी आइसोलेट करते हैं, और जिनको फंगस से आइसोलेट करते हैं उसका नाम दे रखा है क्लेबिसेप्स परप्यूरा। और क्या है? एलएसडी है, ठीक है, समझ रहे हो? एलएसडी है। कहां से आइसोलेट करते हैं? अर्गोट ऑफ फ्रूटिंग बॉडी ऑफ फंगस क्लेबिसेप्स परप्यूरा। कोई डाउट? अगला आपको ध्यान रखना, धतूरा और एट्रोपा। एट्रोपा इंडिया में नहीं मिलता है, एट्रोपा बेलाडोना अपनी इंडियन नहीं है, बाहर का है। डायग्राम बस ध्यान रखना है। ये धतूरा तो शिव जी पे चढ़ाते हैं, ध्यान देखा होगा आपने, धतूरा होता है, इसका एक फ्रूट भी होता है, कटीला फ्रूट। खतरनाक हेलुसिनोजेनिक कंपोनेंट है ये, ठीक है। जो बंजारे लोग होते हैं ना, बंजारे लोग, भाई उनके पास इतना पैसा नहीं है कि जाकर के भांग भी खरीद पाए। 10 रुपए का भांग का गोला आता है, वो भी नहीं खरीद सकते। तो वो क्या करते हैं, सड़क के किनारे ये धतूरे लगे होते हैं, तो इनका फ्रूट्स होता है वो निकाल लेते हैं, उसके सीड को तुम मत कर लेना, मर जाओगे, पॉइजन होता है इसके अंदर,
क्योंकि बंजारे हैं, उनको पता है पॉइजन कैसे निकाला जाता है। तो इस फ्रूट से सीड निकालते हैं, फिर सीड को ड्राई करते हैं, ड्राई करके चूने और कुछ और चीज से ट्रीट करते हैं उसको, जिससे उसके टॉक्सिक चीजें खत्म हो जाती हैं, पॉइजन वाली। फिर भी उसको खाते नहीं है, खाएंगे तो मर जाएंगे, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उसको फ्यूम्स जलाते हैं और फ्यूम्स लेते हैं उसकी, और खतरनाक मतलब हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट होता है, ठीक है, समझ रहे हो। देखा होगा कई कई लोग, बंजारे लोग उसको यूज करते हैं इसको, ठीक है, कहते हैं कि भगवान दिख गए, मतलब जो आप खाओगे, जो सोचोगे वो चीज दिखना चालू हो जाएगी, समझ रहे हो। ये हेलुसिनोजेनिक कंपोनेंट होते हैं। ये एट्रोपा बेलेडोना है, ये इंडिया में नहीं होता, बाहर है, सेम प्रॉपर्टी इसी तरीके का रखता है, हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी, ठीक है। ये खत्म हो गया ड्रग वाला पार्ट, ठीक है। अब एडोलसेंस ड्रग एंड, ये जनरल बातें हैं, जनरल चीजें हैं जो हर बच्चे को पता है, एनसीईआरटी ने लास्ट में दे रखी हैं, पर मैं एक बार फिर भी समझा दूंगा। इसमें से लिवर कायरोसिस पर क्वेश्चन आता है, ठीक है, जो मैंने थोड़ा येलो कर दिया है। बाद बाकी का जनरल अवेयरेंस है एनसीईआरटी की, और एनसीईआरटी समझाना चाहती है कि एडोलसेंस क्या होती है, उस एज पर क्या क्या गलतियां होती हैं, इन गलतियों से बचा कैसे जाए। अगर आप जिम जाते हो तो स्टेरॉइड्स यूज मत करो, स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट क्या होते हैं। देखा होगा आजकल यंगर्स को एकदम बॉडी बनाने का लगता है, बस जाएं और बस 10 दिन में ही बॉडी बन जाए, ठीक है, वो स्टेरॉइड्स यूज करते हैं, डेंजरस, ठीक है। तो वो लास्ट में एक जनरल अवेयरेंस दी है एनसीईआरटी ने, वो समझ लो, ठीक है। क्या देना है एनसीईआरटी बोलना चाह रही है, एनसीईआरटी बोल रही है एडोलसेंस क्या है, एडोलसेंस एंड ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। एडोलसेंस का मतलब है आपकी उम्र, वही 12 से 18 साल वाली उम्र जो होती है वो एडोलसेंस होती है, ठीक है। मतलब इसके अंदर कुछ भी कर जाने की चाहत होती है, और क्यूरियोसिटी बहुत होती है, यार इसमें क्या है, यार इसमें क्या है, लाओ उसको करते हैं, टेस्ट करते हैं, इसको करके देखते हैं, ठीक है। और जहां पर ये चीज होती है, क्यूरियोसिटी होती है, वहां एक्सीडेंट सबसे ज्यादा होते हैं, और जहां एक्सीडेंट होते हैं तो रिजल्ट तो खतरनाक होगा ही होगा, ठीक है। तो एडोलसेंस मींस मतलब सिंपल सी बात है, 12 से 18 की उम्र, एक लाइन में खींच रहा हूं मैं। समझ रहे हो, इट इज अ ब्रिज। ना तो आप इस उम्र में बच्चे हो, ना आप बड़े हो, समझ रहे हो। ये चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का ब्रिज है। एडोलसेंस चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का ब्रिज है, समझ रहे हो। आपको लगता है कि आपसे इंटेलिजेंट दुनिया में कोई नहीं है, ठीक है, बस भ्रम ही तो है ये जो एडोलसेंस है। जब आपको ये लगना चालू हो जाए कि बस आप ही हो और तो सब बेकार है, समझ लो आप अभी एडोलसेंस वाली स्टेज में हो, मैच्योरिटी नहीं है ये आपके अंदर, और इसी स्टेज में सारी गलतियां होती हैं और इसी में सब कुछ गड़बड़ होता है, ठीक है। आ जाओ। हाँ, जहां आप 20-22 क्रॉस कर गए, आपके अंदर मैच्योरिटी आना चालू हो जाएगी, ठीक है। आप सही गलत में फर्क करना चालू कर दोगे, ठीक है। 25 क्रॉस कर गए, फिर आपसे गलतियां कभी नहीं हो सकती, ठीक है। आप सब चीजें समझ चुके होगे, क्या सही है क्या गलत है। एडोलसेंस इज अ, ठीक है, accompanied by the several biological and behavioral changes। इसमें बताइए आपको, एडोलसेंस thus is a very vulnerable phase, ठीक है, खतरनाक है। मेंटल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, बहुत मतलब यहां पर आपकी सोच जो होती है ना, बड़ी डेंजरस होती है, मतलब किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, अच्छी और बुरी। एडिक्शन एंड डिपेंडेंसी, एडिक्शन समझते हो, जैसे आपने चाय पीना चालू कर दिया, ठीक है, अब कल आपको चाय नहीं मिलती है और आपके सर में दर्द चालू हो गया, तो आप मतलब समझ लो चाय के, आपको चाय का एडिक्शन हो गया। ऐसे ही अगर आप अल्कोहल पीना चालू करते हो, एक दिन अल्कोहल नहीं मिला तो आपकी बॉडी का परफॉर्मेंस डाउन हो गया, मतलब आपका बॉडी अब एडिक्ट हो गया अल्कोहल का। अब अल्कोहल नहीं मिलेगा तो आपकी बॉडी अजीब अजीब से रिस्पॉन्स करेगी, अजीब अजीब से रिस्पॉन्स, तो समझ लो आपकी उसकी डिपेंडेंसी भी हो गई, वो चाहिए ही चाहिए, इसको डिपेंडेंसी बोलते हैं, समझो। एडिक्शन इज अ साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू सर्टेन इफेक्ट। जैसे आजकल एडिक्शन किसका हो रहा है, बच्चों को मोबाइल का एडिक्शन हो रहा है, मतलब इतना एडिक्शन हो गया, मोबाइल हाथ में नहीं है, मतलब इंसान के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, भीख मांग रहा है, पर मोबाइल जरूर होगा उसके पास, खाने के लिए पैसा नहीं है, भूखा रह लेगा पर मोबाइल के बिना नहीं रह सकता, ये है एडिक्शन। छोटे से बच्चे को जो लोग पेरेंट्स कहते हैं ना काम कर रहे हैं और मोबाइल पकड़ा देते हैं, खेलता रहेगा, या आजकल जो अपने पेरेंट्स जो जॉब करते हैं और अपने बच्चे को काम वालियों के हाथ में छोड़ के निकल लेते हैं, तो काम वालियां क्या करती हैं, उनको भी रिलैक्स चाहिए, अपना मोबाइल पकड़ा देती हैं, बच्चों के हाथ में 2 मोबाइल रखती हैं, कौन माता बच्ची करेगा, और इनडायरेक्टली उनके बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो कभी भी अपने बच्चे को किसी दूसरे के हाथों में सौंप के मत जाओ, ठीक है। अगर कोई भी घर का
ठीक है, बच्चे को खुश करने के लिए अगर मोबाइल दे रहा है छोटे बच्चे को, तो वो बच्चे को खुश नहीं कर रहा है, वो बच्चे को बर्बाद कर रहा है, उस बच्चे को एडिक्ट कर रहा है, और उसके अंदर विध्वंसक वाली चीजें आ सकती हैं, डेंजरस। ठीक है, ये सही चीजें नहीं है, ये बहुत डेंजरस रूट पे जा रहा है मामला। ठीक है, ये मतलब समझना होगा इस चीज को। मैं देखता हूं कि भाई रिलेटिव हैं, ठीक है, आते हैं, बच्चों को पहले मोबाइल पकड़ा देते हैं, वो तो चले जाएंगे 2 मिनट के अंदर। आपके बच्चे का क्या होगा सोचो। फिर बच्चा आपसे आपका मोबाइल मांगेगा, आप नहीं दोगे, मना करोगे तो आपको दुश्मन मानेगा वो आपको, क्योंकि नहीं मैच्योरिटी उसके अंदर। ठीक है, बच्चे अपने पेरेंट्स को दुश्मन समझ लेते हैं, डेंजरस कंडीशन। ठीक है, क्योंकि वो अपने बच्चे का कभी गलत नहीं चाहते। ठीक है, पर बाहर वाले बच्चे को एडिक्ट करना चाहते हैं, वो समझ रहे हो ना, वो चाहते हैं कि आप, जैसे आपका दोस्त है, ठीक है, आपको खिलाए पिलाए घुमाए, ठीक है, ऐश कराए, तो आपके लिए वो सबसे अच्छा हो गया ना, माता पिता डंडे के बल पर रखेंगे। पर फ्यूचर किसमें है, समझ रहे हो, फ्यूचर किसमें है, भविष्य कौन देख रहा है आपका, आपके पेरेंट्स देख रहे हैं। पता है कि अभी थोड़ी मेहनत कर लेगा, आगे आकर के ये बहुत अच्छा बन जाएगा, और अभी मस्ती कर लेगा तो आगे, मतलब एक बैलेंस है, अभी मस्ती कर लो तो आगे, और अभी एंजॉय कर लो तो। ठीक है, समझाया था मैंने आपको। ठीक है, चलो, समझ रहे हो, चलो। डिपेंडेंसी इज टू टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू मैनिफेस्ट अ करेक्टर एंड अनप्लेजेंट विदड्रॉ सिम्टम। विदड्रॉ सिम्टम पे भी क्वेश्चन आता है। विदड्रॉ सिम्टम, विदड्रॉ सिम्टम क्या होते हैं, जैसे आप ड्रग्स और अल्कोहल लेते हो, अचानक से एब्रप्ट, अचानक से डिसकंटिन्यू कर दिया जाए, तो क्या होगा, आपको एंजाइटी हो जाएगी, आपको समझ रहे हो, शेकिंगनेस हो जाएगी, हाथ पैर हिलना चालू हो जाएंगे, नाउसिया हो जाएगा, आपको स्वेटिंग आना चालू हो जाएगी। समझ लो ऐसा हो रहा है, तो आप कहीं ना कहीं विड्रॉल सिम्टम का शिकार हो, एडिक्शन हो चुका है, वो ना मिलने पर आपको ये चीजें मिल रही हैं, और अचानक से आप फिर अल्कोहल दे दो उसको, जो इंसान बीमार हो रहा है उसको अल्कोहल दे दो, वो सही हो जाएगा तुरंत ही, तो मतलब विड्रॉल सिम्टम आ गया उसको। इन सम केस विड्रॉल सिम्टम कैन बी, ठीक है, सीवियर एंड इवन लाइफ थ्रेटेंड, बहुत डेंजरस हो सकते हैं, एंड पर्सन में नीड मेडिकल, ठीक है, सुपरविजन, ऐसे इंसान को मेडिकल सुपरविजन की रिक्वायरमेंट होगी। इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज, इफेक्ट तो सबको पता है। ठीक है, ऐसे बच्चे, ठीक है, जैसे एक्सेसिव डोज ऑफ ड्रग में लीड टू कोमा, लोग कोमा में जा सकते हैं, ठीक है, डेथ हो सकती है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है इनकी वजह से, हार्ट फेलियर हो सकता है जो हो रहे हैं आज की डेट में, ठीक है, सेरिब्रल हीमोरेज हो सकता है। कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग, अगर आप किसी भी ड्रग को अल्कोहल के संग मिक्स करके दोगे तो उसका इफेक्ट मल्टीपल टाइम बढ़ जाएगा, इसलिए कहते हैं कि जब अल्कोहल ले रहे हो तो कोई भी ड्रग साथ में मत लो, नॉर्मल दवा भी मत लो। ठीक है, समझ रहे हो, यहां तक कि अगर किसी ने डिस्प्रिन अल्कोहल के साथ ले ली तो गैस्ट्रिक म्यूकोसा डाइजेस्ट भी हो सकती है। अल्कोहल हर ड्रग की एफिशिएंसी को बढ़ा सकता है। अगर आपने अल्कोहल के संग ट्रैंकुलाइजर ले लिए तो ट्रैंकुलिटी बढ़ जाएगी, अल्कोहल के संग आपने स्टिमुलेंट ले लिए तो स्टिमुलेंट की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, अल्कोहल के संग आपने बहुत ज्यादा डिप्रेसेंट ले लिए तो डिप्रेशन बढ़ जाएगा। आप समझ रहे हो, अल्कोहल के संग आपने ओपियोइड ले लिए तो उसका इफेक्ट मल्टीपल टाइम बढ़ जाएगा। तो अल्कोहल के संग कभी कोई भी ड्रग मत लो, ठीक है, तो उसका इफेक्ट मल्टीपल टाइम बढ़ जाता है, इधर डेंजरस। ठीक है, ठीक है, आ जाओ। द मोस्ट कॉमन वार्निंग साइन ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज क्या है, आपकी धीरे धीरे एकेडमिक परफॉर्मेंस घट जाएगी। ठीक है, अनएक्सप्लेन्ड, आप क्लास में, ठीक है, आपकी एब्सेंस रहेगी, स्कूल में कॉलेज के अंदर आप आए दिन एब्सेंट मार जाओगे। ठीक है, आपका चीजों में इंटरेस्ट ही रहेगा, लैक ऑफ इंटरेस्ट, और आप अपनी पर्सनल हाइजीन पे भी ध्यान नहीं दोगे, गंदे रहोगे, मतलब कोई मतलब ही नहीं है आपको। ठीक है, आइसोलेशन, आप अलग रहना कोशिश करोगे यार, अलग थोड़ा एकांत में, डिप्रेशन, फटीग, थके हुए रहोगे, एग्रेसिवनेस रहेगी। ठीक है, आप समझ रहे हो ना, ये सब बेसिक चीजें हैं। ठीक है, आपकी मतलब पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाएगा, मतलब इनमें क्वेश्चन नहीं आता बट बता दिए मैंने। ये सब चीजें इंडिकेट करती हैं कि कहीं ना कहीं आप ड्रग्स लेते हो, कहीं ना कहीं आप अल्कोहल बहुत ज्यादा ले रहे हो, धीरे धीरे आपके बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, आप नॉर्मल दुनिया से अलग होते जा रहे हो और ये चीजें आ रही हैं आपके अंदर। द क्रोनिक, ये क्वेश्चन आता है, यहां से क्वेश्चन बनेगा, द क्रोनिक यूज एंड अल्कोहल जो होता है क्या करता है, आपके नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, साथ में डैमेज नर्वस सिस्टम एंड लिवर, इसको लिवर कायरोसिस बोलते हैं, लिवर के डैमेज होने को।
The use of drug and alcohol during the pregnancy also known as adversely affect fetus abnormal हो सकता है प्रेगनेंसी के टाइम पर अगर आप ड्रग्स और अल्कोहल लेते हो, बता चुका हूं मैं आपको। अनदर मिसयूज ऑफ ड्रग, ठीक है, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं ना वो इन ड्रग्स को लेते ही लेते हैं, आपको पता है, ठीक है, ये डेंजरस है। इनहांस देयर परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, ठीक है, यूज नहीं है, इट इज अ मिस यूज, ठीक है। नार्कोटिक एनाल्जेसिक ठीक है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, ये सब स्पोर्ट्समैन लेते हैं, ठीक है, ये सब डायूरेटिक्स होते हैं, और ये आपके कुछ हार्मोन्स लाइक एंड्रोजन को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से मसल्स की मस्कुलरिटी बढ़ जाती है, ठीक है, एंड प्रमोट एग्रेसिवनेस, और ऐसे लोगों के अंदर एग्रेसिवनेस बहुत ज्यादा आ जाती है, बहुत एग्रेसिव होते हैं। रिजल्ट इंक्रीज द एथलेटिक परफॉर्मेंस, तो इनकी एथलेटिक परफॉर्मेंस तो बढ़ती है इन नार्कोटिक्स, इन चीजों को लेने से स्पोर्ट्समैन के अंदर इनकी एग्रेसिवनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, जरा जरा चीजों मारपीट करना चालू कर देते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। पर साइड इफेक्ट हैं इनके, सबके साइड इफेक्ट हैं। ऐसी तो साइड इफेक्ट तो यूज ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड, मैंने कहा था जिम में जो लोग जा रहे हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड लेते हैं, ठीक है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के अपने ही खुद के साइड इफेक्ट बहुत खतरनाक हैं, बहुत खतरनाक हैं, ठीक है, समझ रहे हो। फीमेल इंक्लूड, आजकल फीमेल में जो मस्कुलरिटी देखी है तो नेचर ने फीमेल को मसल्स दी ही नहीं है यार, ठीक है, वो वाली मस्कुलरिटी फीमेल को नहीं दी, समझ रहे हो, ये मस्कुलरिटी मेल को दी है, ठीक है, क्योंकि मेल के अंदर एंड्रोजन ज्यादा होते हैं, फीमेल के अंदर एंड्रोजन नहीं होते, तो फीमेल को मस्कुलरिटी की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। पर हो क्या रहा है, फीमेल को भी मस्कुलरिटी की जरूरत पड़ रही है, ठीक है, वो इंजेक्शन लगा रहे हैं स्टेरॉइड्स के, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, तो मस्कुलरिटी तो आ रही है उनके अंदर, पर उसके साइड इफेक्ट कितने होंगे सोचो, समझ रहे हो, बहुत खतरनाक साइड इफेक्ट होंगे। इसकी वजह से उनका फीमेल, मतलब कह सकते हो फीमेल में मेल लाइक कैरेक्टर आ जाते हैं, और मेल बहुत ज्यादा लेंगे तो मेल में फीमेल लाइक कैरेक्टर आ जाते हैं, चीजें बहुत एडवर्सली इफेक्ट कर रही हैं इसके ऊपर, ठीक है। इसके अलावा मतलब क्योंकि फीमेल तो बेबी को कंसीव करती है, तो बेबी फ्यूचर जनरेशन पर इफेक्ट आने वाले हैं, इसके बहुत डेंजरस इफेक्ट आने वाले हैं, ठीक है। तो वही सारे कैरेक्टर दे दिए हैं, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ठीक है, बॉडी पर ओवर हेयर ग्रोथ हो जाती है, ठीक है, और मतलब बॉडी पर, और सर के बाल गायब हो जाते हैं, समझ रहे हो, ये इतने डेंजरस इफेक्ट हैं, मस्कुलरिटी के चक्कर में चीजें बिगड़ रही हैं। चलो, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक ही है भाई कि अवॉइड, ठीक है, अंडर प्री प्रेशर, दोस्त कितना भी कहे कि तुझे मेरी कसम है, तुझे भगवान की कसम है, तुझे तेरे मम्मी पापा की कसम है, आज एक पैग ले ले, एक सुट्टा लगा ले, मत लगाना, वो दोस्त नहीं है आपका, समझ रहे हो, उसे अवॉइड करो। एजुकेशन एंड काउंसलिंग वो मैं भी कर रहा हूं, तुम्हारे आसपास के लोग करते ही हैं, ठीक है। सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड प्रीज, अगर कहीं आपको कोई ऐसा केस दिखने को मिल रहा है तो जो आपके दोस्त हैं उनको हेल्प करनी चाहिए, पेरेंट्स को हेल्प करनी चाहिए, रिलेटिव्स को हेल्प करनी चाहिए ऐसे लोगों की, ठीक है। लुकिंग फॉर डेंजरस साइन मैंने बता दिए हैं क्या क्या है, उनको देखो कि वास्तव में ये लत तो नहीं लगी इसको, ठीक है। सीकिंग प्रोफेशनल्स एंड मेडिकल हेल्प, तो बहुत सारे प्रोफेशनल्स लोग हैं ट्रीट करते हैं ऐसे लोगों को, मैंने भी ट्रीट किया है, ठीक है। एक अल्कोहल बहुत ज्यादा लेते थे, उनको मूड सिंड्रोम हो गया था, 2 बार सुसाइड जंप करने का वो बिल्डिंग से लगा चुके थे, ठीक है। तब फिर मुझे कॉल किया उन्होंने, फिर मैंने कुछ दिन ट्रीटमेंट किया उनका, ठीक है। तो नो डाउट तब उनकी साइकोलॉजिकल सोच में चेंज आया, मैं कर क्या रहा था, ये तो मैं ऐसा हो कैसे गया था, मेरी थॉट प्रोसेस हो कैसी गई थी, तो चीजें हैं यार, चीजें होती हैं, ठीक है। इसको मूड सिंड्रोम बोलते हैं। ऐसे लोग बात करते करते अचानक से उठ के चले जाएंगे, ठीक है, बात करते करते गुस्सा हो जाएंगे, पता ही नहीं क्या कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। ये अल्कोहल की वजह से होता है, ओवरडोज जो अल्कोहल बहुत ज्यादा लेते हैं उनको मूड सिंड्रोम हो जाता है, ठीक है। तो प्रोफेशनल की जरूरत पड़ती है, और चीजें हैं, अगर आप वो लोग चाहें थोड़ी भी विल पावर सही होने की वो चाहते हैं तो उनको सही किया जा सकता है, ठीक है, समझ रहे हो। यही है चैप्टर, और यहाँ के चैप्टर आपका एंड हो जाता है। ड्रग्स वाला पार्ट मैंने अच्छे से करा दिया, वहां से क्वेश्चन आता है, डायग्राम पर क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूले पे क्वेश्चन आते हैं, आप अच्छे से कर लेना, क्योंकि चैप्टर रिड्यूस हुए हैं, ठीक है, 12th में से भी और 11th में से भी, तो जो बचे हुए चैप्टर हैं उनका वेटेज बढ़ सकता है, और जो अप्लाइड है खासतौर से उनका, ठीक है, और ये अप्लाइड में आता है, तो प्लीज यार इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। समझ में आया नहीं आया? हाँ बेटा, आज इतना ही रखेंगे, 3 बज चुके हैं, ठीक है, ओके बाय। अब अगला नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, ठीक है। तो इसको तैयार करके आना अच्छी तरीके से, ठीक है, इसका रिवीजन हम कराई देंगे द्रोणा के अंदर, ओके।
थैंक यू बेटा, बाय। और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी थोड़ा मैं करा दूंगा मैं किसी संडे को, ठीक है। ओके, बाय 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 बाय। एक बार रिवाइज कर रहे हैं ना उसको अच्छे से। ओके बेटा, बाय बाय।